पापा प्लीज माँ की जान बचा लीजिए। आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी सारे पैसे आपके लौटा दूंगी। प्लीज पापा, पापा प्लीज मुझे पैसे दे दो। आ गई भिखारन माँ की भिखारन बेटी। अलग हुए इतने साल हो गए, फिर भी पापा पापा करके हमसे पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती? इससे पहले कि संजय अपनी बेटी अदिति की बात का जवाब दे पाता, अदिति की सौतेली माँ बीच में ही बोल पड़ी। और संजय, इंसानियत तुमने अपनी एक्स वाइफ के लिए बचा के रखी है क्या? लगता है तुम्हें याद दिलाना होगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। ये कहते हुए कोमल ने संजय का मुंह बंद कर दिया। संजय कपूर के पास दिल्ली में अपनी आलीशान कोठी थी और करोड़ों का बिजनेस था। उसके लिए 10 लाख रुपए बहुत ही मामूली सी बात थी। लेकिन कोमल संजय और अदिति के बीच खड़ी हो गई थी और वो नहीं चाहती थी कि अदिति को संजय से एक भी रुपया मिले। संजय कोमल से इस कदर डरता था जैसे एक बाघ से बिल्ली। वो चाहकर भी अदिति की मदद नहीं कर पा रहा था। पापा प्लीज 10 लाख रुपए आपके लिए बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना मेरी माँ के लिए। ऐसा शायद ही पहली बार हो रहा था जब कोई बेटी अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपने ही बाप के पैरों में गिड़गिड़ाकर रो रही थी। लेकिन बाप पर बेटी के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, अरे आज मेरी लूजर सिस्टर यहाँ पैसों की भीख मांगने आई हुई है। कितनी शर्मनाक बात है। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ उसकी सौतेली बहन संजना खड़ी थी। मैं बेकार में ही यहाँ चली आई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अदिति घर से जाने लगी थी, लेकिन तभी संजना ने उसे रोक लिया। तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम देंगे तुम्हें पैसे। कोमल ने अदिति को कुछ भी बोले और सोचने का मौका ही नहीं दिया और वो भी अपनी ही बेटी संजना पर चिल्ला उठी। संजना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे बदले सिंघानिया खानदान के चिराग रेहान सिंघानिया से शादी करनी होगी। संजना की बात सुनते ही कोमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे पता था मेरी बेटी स्मार्ट है और वो स्मार्ट बातें ही करेगी। अदिति, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी डील है, कर लो शादी रेहान सिंघानिया से। रेहान सिंघानिया से शादी? वही रेहान सिंघानिया जो सिंघानिया फैमिली की नाजायज औलाद है और वही जो इस वक्त जेल में है। हाँ दीदी, वही रेहान सिंघानिया जो सिंघानिया फैमिली की नाजायज औलाद है और एक नंबर का लूजर भी है। देखो, सिंघानिया से हमने शादी का प्रॉमिस किया है, बट यू नो मैं उस लूजर से शादी नहीं कर सकती। और तुम भी संजय कपूर की बेटी हो तो तुम भी उससे शादी कर सकती हो। संजना ने अदिति की बात का जवाब देते हुए कहा। अदिति को इस वक्त अपना करियर बनाना था, इसलिए शादी उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस थी। और फिर रेहान सिंघानिया से शादी करना किसी भी लड़की के लिए खुद को नर्क में झोंकने जैसा था। नहीं, मैं रेहान से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। पागल हो गई हो अदिति? तुम चाहती हो ना कि हम तुम्हारी माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दें? अगर अपनी माँ की जान बचाना चाहती हो तो कर लो शादी उस रेहान सिंघानिया से। संजना की शर्त सुनकर अदिति असमंजस में थी। संजना और अदिति सौतेली बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ अदिति भोली तो वहीं संजना चतुर चालाक। संजना अदिति की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ सौदा करना चाह रही थी। ठीक है, मैं रेहान सिंघानिया से शादी के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए अदिति अपनी सौतेली माँ के घर से चली गई। वहीं दिल्ली का तिहाड़ जेल कैदियों के शोर शराबे से इस तरह गूंज रहा था मानो कोई जेल में कोई झगड़ा फसाद हो रखा था। लेकिन जेल में एक कोना ऐसा भी था जहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसी कोने में जेलर शैतान सिंह एक प्राइवेट वार्ड के सामने आकर रुक गया। मिस्टर सिंघानिया, उठिए, आपके बाहर जाने का वक्त हो चुका है। चलिए बाहर आ जाइए। प्राइवेट वार्ड के अंदर रेहान सिंघानिया सोया हुआ था। रेहान कैदियों की ड्रेस पहने हुए था। इसके बावजूद अपने सुडौल शरीर, लंबी चौड़ी कद काठी और गोरे बदन की वजह से वो सबसे अलग लग रहा था। रेहान अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड से उठा। इतनी भी जल्दी क्या है शैतान सिंह जी? मिस्टर सिंघानिया, जेल में जितने भी लोग आते हैं सबको यहाँ से बाहर जाने की जल्दी रहती है, सिवाय आपके। शैतान सिंह की बात सुनकर रेहान अपने वार्ड से बाहर आ गया। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज गाड़ी थोड़ा धीरे चलाया कीजिए। अगली बार जरूरी नहीं कि आपको ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए सिर्फ 3 दिन ही जेल में रहना पड़े। ओके? मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता शैतान सिंह जी, क्या पता जल्दी आपसे फिर मुलाकात हो। चेंज करने के बाद रेहान जेल से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और शैतान सिंह रेहान को हैरान होकर देखता रह गया। नीला सूट, ब्लैक बूट और आंखों पर एविएटर चश्मा लगाए रेहान जेल से बाहर आ गया। उसने देखा सामने उसका असिस्टेंट मनोहर फरारी कार लिए उसे पिकअप करने के लिए तैयार खड़ा था। मनोहर, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? जी सर, सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। आपके पापा को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि आप जेल में हैं। वेरी गुड मनोहर। और वो कपूर का क्या हुआ? क्या उनकी बेटी मुझसे शादी के लिए तैयार हो गई? जी सर, कपूर शादी के लिए तैयार है। मनोहर की बात सुनकर रेहान हैरान हो गया। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि कपूर की बेटी ने उससे शादी के लिए हाँ बोला था। और फिर रेहान ने मनोहर के कान में धीरे से कुछ कहा, मानो उसके दिमाग में कोई गहरी बात चल रही थी। आखिरकार 2 हफ्ते बाद वो घड़ी आ गई जब अदिति अपनी माँ की जान बचाने के लिए रेहान सिंघानिया से शादी करने वाली थी। दोनों की शादी बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में हो रही थी। अदिति शादी का जोड़ा पहने बेचैनी से रेहान का इंतजार कर रही थी। अदिति, चिंता मत करो, रेहान किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। पापा, मुझे रेहान के आने की चिंता नहीं है, आप बस अपने प्रॉमिस पर खरे उतरना। रेहान से शादी के बाद माँ का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, प्लीज। कोमल ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। हाँ हाँ, हो जाएगा, पहले शादी तो होने दो। शादी होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, फिर तुम्हें तुम्हारी माँ का जो करना हो करना। क्यों अदिति, मजा आ रहा है ना शादी में? देखो
रेहान सिंघानिया की खुद की फैमिली भी शादी में नहीं आई है। साफ साफ पता चलता है कि रेहान की कितनी वैल्यू है। शक्ल तो मैंने भी नहीं देखी उसकी, पर तुम्हारी किस्मत फुद्दू है तो वो भी फुद्दू ही होगा ना। संजना ने भी रेहान की बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि वो अदिति के जख्मों पर नमक मिर्च लगा सके। लोगों की बातें सुनकर अदिति के मन में डर बैठ गया कि कहीं रेहान उसकी जिंदगी सच में नर्क न बना दे। हालांकि उसे रेहान की बुराई सुनकर गुस्सा भी आ रहा था। संजना, क्या तुम चुप रहोगी? मेरी शादी होने वाली है रेहान से, सो प्लीज अब मेरे होने वाले हस्बैंड के बारे में तमीज से बात करो। अदिति ने रेहान को डिफेंड किया ही था कि मंदिर के सामने कोई कार बहुत तेजी से आकर रुकी। सबका ध्यान मंदिर के गेट की तरफ गया। अदिति ने देखा क्रीम कलर की शेरवानी पहने और गुलाबी दुपट्टा ओढ़े रेहान कार से उतरकर उसकी तरफ आ रहा था। भले ही अदिति ने रेहान के बारे में लाख बुराइयां सुनी थी, लेकिन आज रेहान को सामने देखकर एक पल के लिए वो भी अपना होश खो बैठी। वहीं रेहान संजना और कोमल के बीच से निकलते हुए अदिति के करीब आकर खड़ा हो गया। उप्स, सॉरी, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। माई सेल्फ रेहान सिंघानिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मेरी होने वाली बीवी हो। सो फाइनली कपूर की इकलौती बेटी संजना कपूर के साथ मेरी शादी होने वाली है। रेहान की बात सुनकर अदिति एक पल के लिए घबरा गई। अदिति रेहान के साथ शादी के मंडप में फेरे लगा रही थी। उसे डर था अगर रेहान को पता चला कि संजना के बदले वो रेहान से शादी कर रही थी तो पता नहीं ये क्रिमिनल रेहान उसका क्या हाल करेगा। ऊपर से एक बार शादी टूट गई, फिर उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं मिलते। इसके बावजूद अदिति ने रेहान से सच बोलना ही बेहतर समझा। फेरे और मंत्रोच्चार चालू था। रेहान और अदिति धीरे से अपने दिल की बात एक दूसरे से कर रहे थे। अब रेहान, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ, बिल्कुल कहो। असल में मैं मिस्टर संजय कपूर की बड़ी बेटी हूँ, इसलिए कि संजना ही उनकी असली बेटी है। ओह, पर मुझे कभी किसी ने बताया क्यों नहीं? मैं तो बस नाम की बेटी हूँ। जब 3 साल की थी तब मेरे पापा संजय कपूर ने मेरी माँ और मुझे छोड़ दिया था। आपको मुझसे शादी करने में कोई एतराज है? रेहान अदिति की बात सुनकर सोच में पड़ गया। आगे जो हुआ वो अदिति की उम्मीद से भी परे था। एतराज तो है, होना भी चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं, मेरे फादर मिस्टर सिंघानिया ने भी मुझे और मॉम को ऐसे ही छोड़ दिया था। उनकी नाजायज औलाद हूं मैं। अब तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। रेहान की बात सुनकर अदिति रिलैक्स्ड फील कर रही थी। फेरे पूरे हो गए। पंडित ने रेहान से अदिति की मांग में सिंदूर भरने को कहा। तुम भी कपूर फैमिली के लिए एक कलंक हो और मैं सिंघानिया फैमिली के लिए। चलो, इस बहाने कुछ कॉमन मिल ही गया हम दोनों में। और तभी पंडित की बात ने अदिति रेहान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जजमान, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अदिति को नहीं पता था उसे इस वक्त रेहान को लेकर क्या फील करना चाहिए था। उसके लिए इस शादी का मकसद साफ था। वो रेहान से शादी करके अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाना चाह रही थी और वो जल्द ही ये बात रेहान को बता भी देना चाहती थी। जल्दी ही रेहान की कार में अदिति उसके छोटे से घर में पहुंच गई। घर की दीवारों पर लगी खूबसूरत पेंटिंग और किचन में टंगे कांसे के बर्तनों को अदिति देख ही रही थी कि रेहान ने आकर दरवाजा बंद कर दिया। वो अपनी शेरवानी उतारकर बेड पर बैठ चुका था। आई होप ये घर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो। बहुत ही खूबसूरत है। थैंक्स। तुम चेंज कर लो और कंफर्टेबल हो जाओ। मैं कौन से रूम में रहने वाली हूँ? हम दोनों अब हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो तुम ऑफ कोर्स मेरे साथ ही इसी रूम में रहोगी जैसे हर मैरिड कपल रहता है। ये कहते हुए रेहान अदिति के बेहद करीब आ गया। अदिति ने रेहान के बारे में जो भी बातें लोगों से सुनी थी वो सब उसके दिमाग में घूमने लगी। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। लेकिन अभी हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं ना। आई मीन, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। रेहान ने अदिति की बात भी पूरी नहीं होने दी और वो अदिति की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे तुम तो ऐसे डर गए जैसे मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ। कम ऑन, मैं बस मजाक कर रहा था। सच कहूँ तो खुद को इस सिचुएशन में झोंक कर मैं कभी भी खुश नहीं हूँ। देखो, एक बार मुझे ट्रस्ट फंड के पैसे मिल जाए फिर हम ये शादी तोड़ देंगे, लेकिन तब तक हम दुनिया की नजरों में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी करना है वो करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एंड सेम गोज फॉर मी। बोलो, डील? रेहान ने अदिति की तरफ हाथ बढ़ा दिया था। उसकी बात सुनकर अदिति ने राहत की सांस ली। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी रेहान भी उसके जैसे ही मजबूरी में उससे शादी कर रहा था। उसने तुरंत रेहान से हाथ मिलाकर डील पक्की कर ली। अदिति, एक बात और, हो सकता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो। जब तक हम हस्बैंड वाइफ हैं किसी के साथ फिजिकल मत होना। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कहीं गलती से तुम किसी और से प्रेग्नेंट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट वरी, जब तक इस रिश्ते में हूँ मैं एक अच्छी बीवी बनकर रहूंगी। गुड, पर बेडरूम एक ही है। आई डोंट वरी, मैं काउच पर सो जाऊंगा। यू कैन टेक द बेडरूम। रेहान के जनरस नेचर को देखकर अदिति हैरान थी। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जो कुछ भी उसने रेहान के बारे में सुना था रेहान उससे उलट भी हो सकता था। अगली सुबह जैसे ही अदिति बेडरूम से बाहर आई, रेहान काउच पर सोया हुआ था। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो शादी कर चुकी थी और एक ही छत के नीचे किसी मर्द के साथ रह रही थी। हालांकि वो इस बात से खुश थी कि रेहान ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। कुछ देर बाद जैसे ही किसी नई खुशबू से रेहान की आंख खुली तो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट तैयार था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन अदिति को वक्त नहीं था। वो अपना बैग टांग कर बाहर जा रही थी। सॉरी, मैं अपनी शादी का जोड़ा लौटाने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी आज साथ में। कपूर तो इतना अमीर है, तो जोड़ा रेंट पे लेने की बजाय कम से कम दिला तो सकता ही था। क्या फायदा, शादी का जोड़ा बस एक बार ही तो यूज होता है। इस पे खर्चा करना यूजलेस है। एनीवे, सी यू लेटर। अदिति के थॉट सुनकर रेहान हैरान रह गया,
पर अदिति तो बचपन से ही अभाव में पली बड़ी थी, इसलिए उसे पैसों की बहुत कदर थी। हालांकि उसे किसी के सामने अपनी गरीबी का राग अलापना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रेहान के मन में अदिति को और जानने की क्यूरियोसिटी पैदा होने लगी। उसने अपने असिस्टेंट मनोहर को कॉल किया और अदिति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर बाद मनोहर जरूरी पेपर्स के साथ रेहान के घर पर था। जहाँ एक तरफ रेहान पेपर पढ़ने में बिजी था, तो वही मनोहर घर के चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। बॉस, आप इस छोटे से घर में रह रहे हैं? टेंट हाउस में रहिए ना आप। अच्छा, अदिति को वहां ले जाकर उसे अपनी रियल आइडेंटिटी भी बता दूं। उसे इस वक्त कुछ भी पता चले ये ठीक नहीं होगा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। रेहान श्योर था उसे अदिति को अपने बारे में अभी कुछ भी नहीं बताना था। वो पहले अदिति को ठीक से जान परख लेना चाहता था। मनोहर से सारी डिटेल्स लेकर रेहान बाहर जाने लगा। जरा देखो तो मेरी बीवी की बातों में कितना सच है। सच में गरीब है या बस खेल खेल रही है? मैं यहाँ अपनी वेडिंग ड्रेस और जूतियाँ रिटर्न करने आई हूँ। दिखाइए। ओहो हो, इन जूतियों पर तो स्क्रैच है। डिजाइनर शू है ये। आपको रिस्टोरेशन फी पे करनी पड़ेगी। अब रेस्टोरेशन फी पे करनी होगी मतलब? पहनने में हल्का स्क्रैच लगना तो नॉर्मल बात है। अरे मैडम, शादी का माल है, हमें आगे भी तो रेंट करना है। ये निशान वाली जूतियाँ अब कौन रेंट करेगा? इसका बाजार में भाव देखो आप, 10,000 पे करने पड़ेंगे आपको। 10,000? क्या मजाक है? मजाक आप कर रही हैं हमारे साथ। पे नहीं कर सकती तो शादी की ही क्यों? ना ही अदिति के पास इतने पैसे थे और ना ही उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। लेकिन किसी को भी अदिति को इस तरह जलील करने का कोई हक नहीं था। पैसे ना होने की वजह से अदिति इस वक्त बेइज्जती सहने के लिए मजबूर थी। घर जाकर वो पैसे मांगना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि कोमल और संजना ने जानबूझ के उसे इस मुसीबत में फंसाया है। अब क्या करूं? अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई, सब माँ के इलाज में खर्च हो गया। जरूर ये स्क्रैच संजना नहीं लगाई होंगी। अच्छा हुआ ड्रेस बच गई, नहीं तो इसका भी पैसा देना पड़ जाता। किस मुसीबत में फंस गई मैं। मैम जल्दी पे कीजिए, और भी कस्टमर्स हैं। अंकल, ये भाड़े की जूतियां मेरे बीवी के पैरों में आना डिजर्व नहीं करती। आप जरा वो वाला आपका लेटेस्ट माल दिखाइए ना। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ रेहान खड़ा था। अदिति को इस वक्त सहारे की जरूरत थी और रेहान को वहाँ देखकर उसने राहत की सांस ली। सर, वो ₹1,00,000 वाला लिमिटेड एडिशन है। मेरी वाइफ भी तो लिमिटेड एडिशन है, दे दीजिए, हम तो वही लेंगे अभी। लेकिन रेहान, 1,00,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। फिजूल में मुझ पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। डियर वाइफ, तुम मुझे टोक नहीं सकती। वेडिंग गिफ्ट की प्राइस मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है? वेडिंग गिफ्ट की बात कहकर रेहान ने अदिति का दिल जीत लिया। स्टोर स्टाफ का मुंह भी अब बंद हो गया। मैम, आपका शू साइज? 7 नंबर का शूज लाओ। इससे पहले कि अदिति जवाब देती, रेहान बोल पड़ा था। आपको मेरे पैर का साइज कैसे पता? हस्बैंड हूँ, तुम्हारा हर साइज तो पता रहेगा ही ना। रेहान की नौटी बातें सुनकर अदिति ब्लश करने लगी। तभी स्टोर स्टाफ वो इंपोर्टेड शूज लेकर आ गया। रेहान की जिद के आगे अदिति की एक नहीं चली। अब खड़े ही रहोगे या ये लॉन्ग बूट्स पहनाने में मदद भी करोगे? लगता है तुम्हारे मैनेजर से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अच्छा रुको, ये काम भी मैं ही कर देता हूँ। रेहान अपने एक घुटने पर बैठा और उसने अदिति की सैंडल निकालकर उसका पैर अपने घुटने पर रख लिया। स्टाफ भी रेहान के इस जेस्चर को देखकर हैरान था। बड़े सलीके से रेहान ने अदिति के पैरों में वो बूट्स पहनाकर उनके लेसेस बांध दिए। फैंटास्टिक, अब इन बूट्स को इनकी सही जगह मिल गई है। स्टाफ ने रेहान से जूतियों पर स्क्रैच के कोई भी पैसे नहीं लिए। अन्य लेटेस्ट बूट्स में अदिति को लेकर रेहान उसे लंच के लिए एक आलीशान रेस्टोरेंट में ले आया। ऐसा नहीं लग रहा कि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं? हाँ, सो तो है, पर रेहान आपके पास भी फिजूल पैसे तो नहीं है ना? पहले ये बूट्स, अब ये डेट, हम किसी स्ट्रीट कॉर्नर पे भी तो कुछ अच्छा खा सकते थे ना? ठीक है, अगली बार किसी ठेले पे मिसल पाव खिला दूंगा। पर ये किसने कहा तुमसे कि मेरे पास फिजूल पैसे हैं या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता, बस शादी से पहले लोगों से आपके बारे में सुनकर डर गई थी। अब जब तक साथ रहना है, हमें फाइनेंशियली प्लानिंग तो करनी होगी ना। मेरी कुछ इंटरव्यूज लाइनअप है, अच्छा पैकेज मिल जाए बस, एक बार पैसा आने लगेगा, मैं आपको फुल सपोर्ट करने लगूंगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी? जी हाँ, इतना तो कर ही सकती हो ना। तभी अदिति के फोन पर उसकी माँ के मेडिकल बिल पे करने का मैसेज आया। मैसेज देखकर अदिति परेशान हो गई। अदिति के चेहरे को देखकर रेहान समझ गया कि कुछ तो बात थी। अदिति इंडिपेंडेंट और स्मार्ट होने के साथ साथ खुददार भी थी। उसने रेहान को भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं बताया। वो बहाना मार के वहां से निकल गई। रेहान भी सोच में पड़ गया कि अचानक इसको क्या हुआ। वहीं कपूर हाउस में संजना की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके हाथ में एक महंगा ब्रांडेड बैग था। वो बैग के साथ एक के बाद एक सेल्फी लिए जा रही थी। तभी अदिति घर के अंदर आई। संजना, पापा कहाँ हैं? पापा तो नहीं है अभी। वैसे यहाँ क्या कर रही हो? देखो, पापा ने ये बैग गिफ्ट किया है मुझे, 50,000 रुपए का। सो प्रिटी ना? हाँ, वेरी प्रिटी। वैसे तुम्हारे ये बूट्स भी काफी अच्छे हैं, कहाँ से लिए? कितने के हैं? रेहान ने दिलाए हैं। कीमत जान के क्या करोगी? ओह, एक दिन में ही तुमने उसे जोरू का गुलाम बना लिया। देखो संजना, मैंने तुम लोगों के कहने पर उससे शादी कर ली। तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद 10 लाख रुपए दे दोगे। प्लीज वो ट्रांसफर कर दो, मुझे माँ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना है। पैसे देने की बात सुनकर संजना का ध्यान उन बूट से हटकर अदिति पर आ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अदिति को क्या जवाब दे। तभी संजना की माँ कोमल वहाँ आ गई। सही कहा दीदी, हमने प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि कब देंगे। हो जाएगा माँ का ऑपरेशन, ऐसे नहीं मारेंगी वो। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? कोमल की बात सुनकर अदिति का खून जल गया।
उसका मन हुआ कि अभी उन्हें तमाचा मार दे। वो समझ गई थी कोमल और संजना उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी क्या है? आपको पता है ना कि ट्रीटमेंट के लिए कितने पैसे खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी कितना इंटरेस्ट भी देना है मुझे। मैं लिटरली कर्जे में डूब चुकी हूँ। तो डूब जाओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। संजना, मैंने तुम्हारे लिए रेहान से शादी की है और बदले में तुम्हें मेरी यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। रुको, मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी। पापा कहाँ है? मुझे उनसे अभी मिलना है। तुम्हारे पापा बिजी हैं। कोई तुम्हारी तरह खाली नहीं है यहाँ। किसी भी वक्त मांगने चली आती हो। जोंक की तरह हमारा खून चूस रही हो इतने सालों से। मैं खून चूस रही हूँ? मेरी माँ जब पापा से अलग हुई थी तो उन्होंने उनसे एक पैसा नहीं मांगा। मैंने खुद अपने दम पर स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई पूरी की है। चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे दो, फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जल्दी पापा को बुलाओ। अदिति ने अपनी बात खत्म ही नहीं की थी कि अचानक कोमल ने अदिति के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की? चलो निकलो यहाँ से, अभी के अभी। कोमल ने अदिति को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इस घर का दरवाजा अब उसके लिए बंद हो चुका था। वो अपने उतरे हुए चेहरे से घर के बंद दरवाजे को देखती रही। उसकी माँ के जिंदा रहने की उम्मीद अब ना के बराबर थी। घर पर रेहान आज अदिति के लिए डिनर तैयार कर रहा था। बहुत कम लोगों को पता था कि रेहान कितना अच्छा कुक है। अदिति अभी अभी अपना उतरा हुआ चेहरा लिए घर पर आई थी। रेहान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हे, वेलकम होम डियर। जोरों की भूख लगी होगी ना? लाइए मैं लगा देती हूँ। ये कहते हुए अदिति ने रेहान से सलाद काटने का नाइफ ले लिया। हाँ नहीं, तुमने कल कहा था ना शादी के बाद जिम्मेदारियां शेयर की जाती हैं, तो मैं भी जिम्मेदारी शेयर करूंगा। रेहान ने एक झटके में अदिति का मुंह बंद कर दिया, लेकिन तभी उसकी नजर अदिति के मुंह पर गई। अदिति का गाल लाल पड़ा हुआ था। अदिति, ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? किसी ने हाथ लगाया क्या? भला मुझे कौन हाथ लगाएगा? आप भी ना, कुछ भी। वो क्या है ना, मेरा ध्यान कहीं और था तो मैं दरवाजे से टकरा गई। मैं बस अभी आई। डिनर से पहले शाल ले लेती हूँ। अदिति झट से अपना सूजा हुआ गाल छिपाने के लिए वहां से चली गई। अदिति ने झूठ बोलकर बात छुपाने की कोशिश तो की थी, लेकिन रेहान को उस पर शक हो गया था। वो अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज करने लगा। कुछ ही देर बाद रेहान और अदिति साथ में डिनर कर रहे थे। अब डिनर के लिए थैंक्स। ये पनीर तो बहुत ही डिलीशियस है। कहाँ से मंगाया? मंगाया? दाद तेरी की, बनाया है मैडम आपके लिए। सच में? आपने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? मेरी माँ से। तो कब मिला रहे हो उनसे? रेहान एक पल के लिए चुप रह गया। उसने अदिति को दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर उसकी माँ की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। काश मैं मिला पाता। मेरी माँ बड़ी अच्छी कुक थी। जब 16 साल का था तो माँ मुझे छोड़कर चली गई। नाजायज औलाद होना, मुझे और मेरी माँ को उतना प्रिविलेज नहीं मिला जितना सिंघानिया खानदान में बाकी सबको मिला है। ना नौकर, ना चाकर, ना बड़ा घर और ना ही ऐशोआरा। इसलिए माँ के साथ रहकर मैंने सब कुछ सीख लिया। ये कहते हुए रेहान लो फील कर रहा था। वहीं अदिति माँ बाप को खोने का दर्द जानती थी। उसे बाप का प्यार नहीं मिला और बिना ट्रीटमेंट के उसकी माँ उसे कभी भी छोड़कर जा सकती थी। समझ सकती हूँ। खैर, मैं हूं ना आपके साथ। ये कहते हुए अदिति ने अपना हाथ रेहान के हाथ पर रख दिया। न जाने क्यों सभी के सामने सख्त रहने वाला रेहान यहाँ पिघल गया। अदिति को भी अच्छा लग रहा था कि रेहान अपनी फैमिली के बारे में उससे ओपन हो रहा था। तभी उस एरिया की लाइट चली गई। ओह, रुक जाओ, मैं कैंडल लेके आता हूँ। ये भी सही है। शादी के अगले दिन हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। रेहान कैंडल लेकर गया। मोमबत्ती की लाल पीली सी रोशनी में मासूम अदिति की भूरी आंखें चांद से टिमटिमा रही थी। वहीं रेहान भी किसी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं लग रहा था। डिनर के बाद दोनों साथ में डिश वॉश भी करने लगे। तभी रेहान का फोन बजा। अब मैं ये पिक करके आता हूँ। हाँ मनोहर। सर, मैंने सिटी के ट्रैफिक कैमरा चेक करवाए। अदिति मैडम अपने फादर के घर गई हुई थी। मतलब अदिति को उसकी ही फैमिली में किसी ने थप्पड़ मारा है। मनोहर, उसके फादर के बिजनेस पर प्रेशर रखो। भले ही उसके फादर हैं, अदिति से मिसबिहेव करने की सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी। अगली सुबह अदिति ठीक से उठी भी नहीं थी कि उसका फोन बजा और उसने फोन उठा लिया। क्या यार दिया, सुबह के 7 बज रहे हैं, नींद भी पूरी नहीं होने दे रही। अब तेरी नींद उड़ाने ही तो कॉल किया है। आज 10 बजे डीबी ग्रुप में इंटरव्यू है तेरा, फटाफट रेडी हो। दिया की बात सुनकर सच में अदिति की नींद उड़ गई। कब से अदिति डीबी ग्रुप में इंटरव्यू देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको आज तक कभी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। लेकिन दिया की जुगाड़ की वजह से इस बार उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। थैंक यू यार दिया, थैंक यू सो मच। मैं तुझे बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। यू आर द बेस्ट। खुश होना भी चाहिए, लेकिन एक खुश ना होने वाली बात भी है। अपने कॉलेज से प्रियल और वंश भी डीबी ग्रुप में काम करते हैं और वंश डीबी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है। वंश? वही ना जिसने कम से कम 300 बार मुझे डेट पर चलने के लिए कहा था। यार उसे तो ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टेंशन मत ले, वंश और प्रियल दोनों एंगेज्ड हैं। वंश के डीबी ग्रुप में होने के बारे में सुनकर अदिति की एनर्जी डाउन हो गई थी। उसके मन में इंटरव्यू में रिजेक्शन का डर सताने लगा। अदिति जल्दी से तैयार होने चली गई। बाहर रेहान उठकर चाय की चुस्कियों के साथ बिजनेस मैगजीन पढ़ रहा था। उसने देखा अदिति तैयार होकर कहीं जा रही है। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चल दी? हाँ, जल्दी निकलना है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवाया है। इंटरव्यू? लेकिन कहाँ? डीबी ग्रुप, विश मी लक। ओह, अच्छी कंपनी है। ऑल द बेस्ट वाइफी। जैसे ही अदिति वहां से निकली, रेहान ने अपने फोन से एक टेक्स्ट कर दिया और आराम से वापस मैगजीन पढ़ने लगा। अदिति डीबी ग्रुप के इंटरव्यू रूम में बैठी बेचैन हो रही थी।
वो बार बार अपना रिज्यूमे देख मन ही मन कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी इंटरव्यू रूम का दरवाजा खुला। हे हाय अदिति, नाइस टू सी यू। कॉलेज के बाद पहली बार, है ना? यस, उम्मीद ही नहीं थी तुम मेरा इंटरव्यू लेने वाली हो। अदिति ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी क्लासमेट प्रियल उसका इंटरव्यू लेगी। भले ही अदिति प्रियल के सामने मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ही अनकंफर्टेबल भी हो रही थी। लाइफ भी कितनी फनी है ना। जैसे ही मुझे वंश से पता चला कि तुम इंटरव्यू के लिए आने वाली हो, मैंने उससे कहा मैं ही तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। ओ हाँ, बाय द वे कांग्रेचुलेशन फॉर द एंगेजमेंट। टू यू टू। रेहान सिंघानिया से शादी हुई है ना तुम्हारी? डोंट माइंड, बट मैंने सुना था वो सिंघानिया खानदान का नाजायज है, जेल भी गया था शायद। अदिति प्रियल के इरादे से समझ गई कि प्रियल उसका इंटरव्यू लेने नहीं बल्कि उसे ह्यूमिलिएट करने आई हुई थी। कोई बात नहीं, इंटरव्यू पर फोकस करते हैं। प्रियल अंदर अपने कैबिन में बुलाकर अदिति का रिज्यूमे देखने लगी। वहीं अदिति मोटिवेटेड बने रहने की कोशिश करने लगी। तुमने आज तक कोई स्टेट जॉब नहीं की, पहले किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी ना? अब वैसे जॉब पोर्टल पे कहीं मेंशन नहीं था कि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। कॉलेज में मुझे ए ग्रेड मिला है, पास लर्नर भी हूँ। देखो अदिति, लेट्स बी रियल। एक बार कॉलेज से पास आउट हो गए, उसके बाद मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। सच कहूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता जॉब पोर्टल में वो लोग क्या अपडेट करते हैं क्या नहीं। तुम तो मेरी कॉलेज मेट हो, इसीलिए सच कह रही हूँ, तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। प्रियल ने अदिति को बोलने का मौका ही नहीं दिया और वो इंटरव्यू रूम से बाहर आ गई। अदिति समझ गई प्रियल का उसको जॉब देने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। प्रियल सिर्फ और सिर्फ उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए आई हुई थी। वहाँ माँ की हालत खराब होती जा रही थी, इधर अदिति की उनके ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने की हर उम्मीद खोती जा रही थी। इंटरव्यू के बाद अदिति सीधा अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल गई, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि इस वक्त वो किसी से बात करने की हालत में नहीं है। यार सच कहूँ, उसने मुझे कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। सो सॉरी यार, तुझे इंटरव्यू में भेजना ही नहीं चाहिए था मुझे क्या पता था वो प्रियल अभी भी वैसी ही होगी, एक नंबर की कमी नहीं। चल कोई नहीं, बहुत कंपनीज हैं अभी। अच्छा ये बता, कैसा है तेरा हस्बैंड? यार मुझे तो बहुत डिसेंट लगता है, जैसा लोगों ने उसके बारे में कहा वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यार वो लेकिन क्या? यार मजबूरी में रेहान से शादी तो कर ली, लेकिन शादी करने के बदले पापा से मुझे जो पैसे मिलने वाले थे वो मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। माँ के मेडिकल बिल्स पेंडिंग है, अब पानी गले तक आ गया है, मैं किसी भी वक्त डूब सकती हूँ। भले ही दिया अदिति का मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ के इलाज की बात याद आते ही अदिति फिर से सैड हो गई। आंटी को पता है तूने उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए रेहान सिंघानिया से शादी की है? नहीं यार, माँ को नहीं बता सकती, वो तो होश में ही नहीं है, और अगर उन्हें पता चलता तो वो हंगामा मचाती थी। पता नहीं क्यों तेरी लाइफ में इतनी भसड़ मची हुई है। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, तू चाहे तो मुझसे बोरो कर सकती है। तेरे पास कुछ सामान बेचने के लिए पड़ा है तो बेच डाल, कुछ कैश मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आंटी के मेडिकल बिल पे कर सकती है। सामान? ओह यस, अचानक अदिति को कुछ याद आया और वो तुरंत वहाँ से जाने लगी। अरे कहाँ जा रही है तू? मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। दिया को समझ ही नहीं आया आखिर अचानक अदिति चली क्यों गई। वहीं रेहान अपने असिस्टेंट मनोहर के साथ कार में बैठा ट्रैफिक सिग्नल खुलने का वेट कर रहा था। सर वो चोपड़ा अपने शेयर बेचने के लिए तैयार हो गया है, हमें बस भुलानी और मुलानी की जरूरत है। एक बार अगर वो दोनों तैयार हो जाए तो सब कुछ ट्रैक पर आ जाएगा। मनोहर की बात सुनकर रेहान ने हामी भरी। तभी मनोहर की नजर अदिति पर गई, जिसके हाथ में रेहान का दिया वेडिंग गिफ्ट था। सर वो क्या अदिति मैडम है? और वो आपका दिया वेडिंग गिफ्ट लेकर कहाँ जा रही हैं? रेहान ने देखा अदिति सच में वेडिंग गिफ्ट लिए कहीं जा रही थी। उसको फॉलो करो। सिग्नल खुलते ही रेहान की बात सुनकर मनोहर अदिति के ऑटो को फॉलो करने लगा। वहीं अदिति अपना वेडिंग गिफ्ट लिए खोई खोई सी मार्केट में जा रही थी। बूट्स बेचकर मैं फिलहाल के लिए माँ के मेडिकल बिल्स पे कर दूंगी, बस रेहान को ना पता चले, उसे बुरा लगेगा नहीं तो। अदिति के पास इस वक्त सबसे महंगी चीज यही थी। एक सेकंड हैंड आइटम खरीदने वाली शॉप पर जाकर वो बोली, एक्सक्यूज मी सर, मुझे अपने बूट्स सेल करने हैं, इन्हें बस एक ही बार यूज किया है मैंने। शॉपकीपर संजय के घने बाल, लंबी दाढ़ी और काले चश्मे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो सीधा साधा दुकानदार तो बिल्कुल भी नहीं था। वो बूट्स को पार की नजर से देखने लगा। ब्रांडेड हैं और अनयूज्ड हैं, ये बात तो पक्की है। सही जगह आई हैं आप। इसके 30,000 दे दूंगा आपको। सिर्फ 30,000? इनकी कीमत 1 लाख रुपए है। देखिए 30,000 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दे सकता। एक बार चीज बिक गई तो सेकंड हैंड हो जाती है, फिर आधी कीमत तक नहीं मिलती। अगर बेचना है तो ठीक, नहीं तो आप दूसरी दुकान देख लीजिए। संजय की बात सुनकर अदिति असमंजस में थी। वहीं रेहान और मनोहर दोनों दूर से अदिति पर नजर रख रहे थे। सर मैडम आपका दिया वेडिंग गिफ्ट बेच रही हैं। उसे गिफ्ट का जो करना है करे, उसकी मर्जी। ये कहकर रेहान ने भले ही मनोहर को चुप कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अदिति की हालत पर दुखी था। अगर इसे पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कह सकती थी, ज्यादा ही खुददार है। वेडिंग गिफ्ट बेचने की क्या जरूरत थी? वही दुकानदार अदिति को 30 से 35,000 तक तो देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उससे 1 रुपया ऊपर देने को तैयार नहीं था। मैडम इतना क्या सोच रही हैं? 35,000 अच्छी प्राइस है, इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी, फिर मैं इसे नहीं बेच सकती, दूसरी दुकान देखती हूँ मैं। ये कहते हुए अदिति जाने लगी। अदिति को याद आया कैसे रेहान ने उसे स्टाफ से ह्यूमिलिएट होने से बचाया था और कितने प्यार से रेहान ने उसे वेडिंग गिफ्ट दिया था। वो पल याद आते ही उसने बूट्स बेचने का डिसीजन बदल लिया।
अरे मैडम आप तो नाराज हो गई। देखो आपको पैसों की जरूरत है, चलो मैं 40,000 दे रहा हूँ, अब डील डन करो। बात पैसों की नहीं है भैया, मेरे लिए ये बहुत मायने रखते हैं। मुझे नहीं बेचना अभी इन्हें। अच्छा, यहाँ मेरा टाइम खोटी करने आई थी क्या? चलो कहाँ से आ जाते हैं। अदिति को फर्क ही नहीं पड़ा कि संजय उसे इस वक्त क्या कह रहा था। उसे बस इस बात की खुशी थी कि वो एक बड़ी गलती करने से बच गई थी। वहीं दुकानदार को बूट्स ना मिलने का बहुत मलाल था। अदिति के जाते ही संजय ने किसी को कॉल किया, मानो उसके दिमाग में कोई शैतानी साजिश चल रही हो। अदिति स्टोर के बाहर अपने वेडिंग गिफ्ट को खुद से लगाए बस स्टॉप के बाहर बैठी थी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ब्यूटी कहाँ जा रही हो? अदिति ने पीछे मुड़कर देखा तो 2 नकाबपोश गुंडे उसके पीछे खड़े थे। इससे पहले कि अदिति कुछ सोच पाती, एक गुंडे ने उससे बूट्स का पैकेट छीन लिया। अदिति घबरा गई और उसके हाथ पांव कांपने लगे। ओह, गलती से आपको हाथ लग गया। कितनी सॉफ्ट हो आप। भगवान भला करे, भला कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ब्रदर आज तो बहुत मजा आने वाला है। तेरा दिमाग खराब है? सामान मिल गया, चलते हैं यहाँ से। सामान तू रख लेना, माल मैं रखता हूँ। ऐसा माल छुआ है कभी तूने? दूसरे गुंडे की बात सुनकर पहला गुंडा बूट्स का वो पैकेट लेकर वहां से चला गया। उसने अपना चाकू निकाल लिया और अदिति के करीब जाने लगा। अदिति को समझ आ गया था आज उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे प्लीज। अदिति ने खुद को गुंडों से छुड़ाने की काफी कोशिश की। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी अदिति ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? अदिति ने देखा सामने रेहान खड़ा था। रेहान की हाइट और हेल्थ देख के गुंडे की पैंट ही गीली हो गई। अदिति ने राहत की सांस ली और वो उठकर तुरंत रेहान के गले लग गई। देख भाई, मेरे पास चाकू है, मार दूंगा, हाथ मत लगाना मुझे। तभी पहला गुंडा भी आ गया। उसने भी अपना छुरा निकाल लिया। चाकू देखते ही रेहान ने अदिति को तुरंत अपने पीछे छुपा लिया। तुम जरा यहाँ रुको, इन लोगों के शौक मैं पूरे कर देता हूँ। रेहान ने अपनी बाहें ऊपर की अपनी हड्डियों को चटकाया। वो दोनों गुंडों पर किसी रीछ की तरह टूट पड़ा। उसने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से धो डाला। साले, इसी हाथ से मेरी बीवी को छुआ था ना, ये ले। रेहान ने उस गुंडे का हाथ पूरी तरह उल्टा करके मरोड़ दिया। एक मुक्का उसकी आर्मपिट पे मारते ही उस गुंडे का शोल्डर डिसलोकेट हो गया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। किसका ऑर्डर? बोल जल्दी, नहीं तो मारते मारते तेरा धनिया लाल कर दूंगा। रेहान ने वहां पड़ी एक लकड़ी उठाई। उस गुंडे ने रेहान को चाकू फेंककर मारने की कोशिश की, पर वो चाकू आके उस लकड़ी में गड़ गया। फिर क्या था, रेहान उस पर लात घूंसे बरसाने लगा। संजय दादा, सेकंड हैंड शॉप वाले, उन्होंने आपकी बीवी के पीछे भेजा था। गुंडे की बात सुनकर रेहान ने अदिति की तरफ हैरान होकर देखा और अदिति ने गिल्ट में अपना सर झुका लिया और फिर रेहान ने गुंडे की दोनों टांगों के बीच जोर से लात मारी। अपने संजय दादा से कहना मैं जल्दी उससे मिलने आ रहा हूँ। ये कहते हुए रेहान ने अदिति का हाथ पकड़ा और उसे वहां से अपनी कार में ले गया। I'm so sorry। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मुझे आपका दिया गिफ्ट बेचने के लिए नहीं जाना चाहिए था। घर के सोफे पर बैठी अदिति की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे और वहीं रेहान अदिति के पास बैठकर उसके हाथ पर बने घाव पर मरहम लगा रहा था। अदिति, तुम्हें उन बूट्स की पड़ी है। गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा है कि तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी और तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा। अदिति, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझसे मदद के लिए तो पूछ ही सकती हो। अगर मैं वहां नहीं आता और तुम्हें कुछ हो गया होता तो? हस्बैंड? पर आप ही ने कहा था ना एक बार आपको ट्रस्ट फंड के पैसे मिल जाए तो हम डिवोर्स ले लेंगे। माँ के ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए मैंने आपसे शादी कर ली। लेकिन मुझे अभी तक भी पैसे नहीं मिले। टीवी ग्रुप में मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मुझे जानबूझकर इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया गया। मैं कर्जे में डूब चुकी हूँ। अब आप ही बताइए, अगर मैं बूट्स बेचने नहीं जाती तो और क्या करती? अपनी बात पूरी करते करते अदिति फूट फूट कर रोने लगी। वैसे तो अदिति कभी किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती थी, लेकिन आज रेहान ने उस पर अपने हस्बैंड होने का हक जताया था और उसने रेहान के सामने अपने मन में छिपी सारी बातें बाहर निकाल दी। अदिति को भावनाओं में बहता देख रेहान ने अचानक अदिति के माथे पर किस कर दिया। अदिति ने भी रेहान को नहीं रोका। एक पल के लिए लगा मानो धरती और आसमान एक दूसरे से मिल गए हैं, लेकिन फिर दूसरे ही पल रेहान ने खुद को अदिति से अलग कर लिया। ओह, आई एम सॉरी, तुमसे बिना पूछे तुम्हें छुआ। अदिति ने भी रेहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी रेहान के साथ हुए इस मोमेंट के बारे में सोच रही थी। अच्छा, तुम कह रही थी कि तुमने अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए मुझसे शादी की थी। मैं कुछ समझा नहीं। और फिर अदिति ने रेहान को बताया क्यों उसने रेहान से शादी की थी और उसके फादर की फैमिली के बीच क्या डील हुई थी। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कल इस शहर के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर लें? थोड़ा माहौल बदलेगा तो हमारी किस्मत भी चेंज होगी। पर हम लोग मुश्किल से यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ फिर से घर ढूंढो और नौकरी ढूंढो, बहुत खर्चा हो जाएगा। तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त का घर है, उसने मुझे घर की देखरेख करने के लिए कहा है। इसी बहाने हमारा घर का खर्चा भी बच जाएगा। तुम बेफिक्र होकर जॉब ढूंढ सकती हो। उस तरफ कंपनी ज्यादा है, सब आसपास ही रहेगा। रेहान की बात सुनकर अदिति असमंजस में थी। अदिति को मनाने के लिए रेहान ने अदिति का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। भरोसा रखो मुझ पर। रेहान की बात सुनकर अदिति ने फाइनली हामी भर दी। दोनों ने मिलकर सामान की पैकिंग की और फिर एक टैक्सी में रेहान के दोस्त के घर पहुंच गए। वाओ, ये तो बहुत ही बड़ा घर है। लगता है आपका दोस्त बहुत ही रिच है। रेहान अदिति को दिल्ली शहर के सबसे पॉश इलाके के एक बड़े से बंगले में ले आया था।
अदिति घर को देखते ही एक पल के लिए सकते में आ गई। उसने देखा घर के एंट्रेंस में ऑटोमेटिक दरवाजा था। घर का लॉन बहुत ही स्पेशियस था। घर के अंदर लगी पेंटिंग्स और डेकोरेशंस सब कुछ एंटीक थे। उसने अपनी लाइफ में पहले कभी ऐसे घर में कदम नहीं रखा था। अदिति का चेहरा देखकर रेहान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। हाँ यार, बहुत पैसे वाला है वो। कभी कभी तो मुझे भी जेलसी होती है उससे। देखिए, आपके दोस्त ने अपना घर हमारे हवाले किया है, तो हमें मेक श्योर करना होगा जब वो वापस आए तो उन्हें उनका घर इससे भी बेहतर हालत में मिले। हाँ, मिलके ये भी कर लेंगे, तुम मुझे बताते जाना। लेकिन तभी अदिति का फोन बजा। फोन रिसीव करने वो घर के दूसरे हिस्से में चली गई। एक बार मेरा प्लान पूरा हो जाए तो मैं अदिति को अपनी सारी सच्चाई बता दूंगा। डॉक्टर शर्मा, मेरी माँ ठीक तो है ना? तुम्हारी माँ एकदम ठीक है और उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया है। मैं जानती हूँ डॉक्टर, आपने मुझे पेमेंट के लिए फोन किया है। देखिए, मुझे बस कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी ही माँ के सारे बिल्स चुका दूंगी। अदिति, तुम्हारी माँ के ट्रीटमेंट का खर्चा एडवांस पे हो चुका है। डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर अदिति हैरान हो गई। वो रेहान के साथ शहर के दूसरे हिस्से में रहने के लिए आई हुई थी, लेकिन अचानक उसे हॉस्पिटल से कॉल आ गया। एक पल के लिए उसे अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी माँ के ट्रीटमेंट का बिल पे हो चुका था। बिल पे हो चुके हैं मतलब? आखिर किसने बिल पे किए? एक मिनट चेक करता हूँ। आई थिंक कोई संजय कपूर है। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपको बता भी नहीं सकती मैं इस वक्त कितनी खुश हूँ। अदिति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं रेहान भी बाहर खड़ा होकर अदिति और डॉक्टर की बात सुन रहा था। खुशी से पागल होकर अदिति अपने पिता से मिलने जा रही थी कि अचानक उसकी सौतेली माँ कोमल ने उसे बाहर ही रोक लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा आने की? अगर पैसों की भीख मांगने आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं, हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। मैं बस पापा को थैंक्स कहने आई हूँ। पापा ने माँ की मेडिकल बिल्स भर दिए हैं, पर वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे, तो मैं यहाँ उन्हें पर्सनली थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। क्या संजय ने पैसे भरे? आज तो इसकी खैर नहीं। संजय, संजय! कोमल गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। वो दनाते हुए अंदर चली गई और अदिति भी उसके पीछे पीछे चली गई। संजय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे अपनी एक्स वाइफ के मेडिकल बिल पे करने की? नहीं नहीं, मैंने कोमल ने संजय को बोलने का मौका ही नहीं दिया और वो संजय पर भी भर के भड़कने लगी। तुम्हें पता है ना कि हम लोग इस वक्त कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं हम। इसके बावजूद तुमने अपनी एक्स वाइफ के बारे में सोचा? क्या चाहते हो, इस उम्र में मैं तुमसे डिवोर्स ले लूं? संजय और कोमल के झगड़े के बीच अदिति को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कंगाल हो रहे हैं मतलब? देखो अदिति, मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं बिना किसी रीजन के। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सच में कंगाल हो जाएंगे। सुन लिया तुमने? अगर अब तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी रह गई है तो निकल जाओ यहाँ से, और थोड़ी सी भी डिसेंसी बाकी रह गई है तो अपने हस्बैंड को बोलो हमारी मदद करे। वो रेहान भले ही सिंघानिया की नाजायज औलाद है, लेकिन है तो सिंघानिया ना, कम से कम हमारे किसी काम तो आए। चुप हो जाइए, आपको मेरे हस्बैंड के बारे में इस तरह बोलने का कोई हक नहीं है। मैं बस माँ के ट्रीटमेंट के लिए पापा को थैंक्स बोलने आई थी। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। लेकिन ये क्या कह रही हो अदिति? मैंने तो तुम्हारी माँ के बिल पे नहीं किए। संजना, तुमने मुझे बताया था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड पुलिस डिपार्टमेंट में है। संजना को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसकी माँ इस वक्त उसके बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों पूछ रही थी। हाँ है तो, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? उससे पता करो अदिति की माँ के मेडिकल बिल किसने पे किए हैं। अगर तुम्हारे डैड ने अदिति की माँ के मेडिकल बिल पे किए होंगे तो मैं तुम्हारे डैड का जीना हराम कर दूंगी। ये कहते हुए कोमल और संजना दोनों संजय की तरफ देखकर हंसने लगे। संजय पहले से ही डरा हुआ था और दोनों की हंसी देखकर वो और डर गया। वही अदिति हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर उसके पापा ने उसकी माँ के मेडिकल बिल्स पे नहीं किए तो किसने किए? आखिर डॉक्टर ने उससे झूठ क्यों बोला? यही सब सोचते हुए अदिति अपनी दोस्त दिया से मिलने गई और उसे सारी बात बताई। यार, डॉक्टर ने कहा है पापा ने माँ के मेडिकल बिल्स पे किए हैं, लेकिन पापा कोमल आंटी के डर से इस बात को एडमिट करने में डर रहे हैं। अदिति की बात सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया मुस्कुराने लगी। न जाने क्यों उसे इस अजीब सिचुएशन पर हंसी आ रही थी। चल छोड़ ना यार, क्या फर्क पड़ता है, बिल पे हो गए ना, यही तो चाहिए था तुझे। हाँ यार, लग रहा है जैसे मेरे कंधे से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया है। हाँ, बस मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी है और अपनी बेस्ट लाइफ जीनी है। तू चिंता मत कर, अगले हफ्ते तेरे लिए और इंटरव्यू लाइन अप करके रखे हैं। तू उस डीबी ग्रुप को भूल जा, डीबी ग्रुप तुझे डिजर्व ही नहीं करता है। लेकिन यार, डीबी ग्रुप मेरी ड्रीम जॉब थी। मैं सच में बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तू खुद ही सोच, डीबी ग्रुप 3 साल में कहां से कहां पहुंच गया। डीबी ग्रुप बेंगलुरु को अगला सिलिकॉन वैली बनाने वाला है और सोच, इसका फाउंडर सच में कोई जीनियस ही होगा। जीनियस और मिस्टीरियस भी, कोई भी उसके नाम के सिवा और कुछ नहीं जानता। सिर्फ डैनी बॉस इसी नाम से जानते हैं उसे। सुनने में तो ये भी आया है कि उसका माफिया लोगों के साथ उठना बैठना है। दिया की बात सुनकर अदिति को एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसकी ड्रीम कंपनी के बॉस का माफिया लोगों के साथ भी उठना बैठना हो सकता है। तभी अदिति के फोन पर एक मैसेज आया। दिया ने भी वो मैसेज पढ़ा। पढ़ते ही दिया के चेहरे पर चमक आ गई। ओह माय गॉड, ये क्या कमाल है, तुझे डीबी ग्रुप ने हायर कर लिया। अदिति को सच में यकीन नहीं हुआ। पहले उसकी माँ के मेडिकल बिल्स पे हो चुके थे और अब उसे डीबी ग्रुप में उसकी ड्रीम जॉब मिल गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सेकंड हैंड स्टोर का ओनर संजय अपना सामान समेट रहा था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दुकान बंद हो चुकी है, कल आना।
अरे कहा ना दुकान बंद हो चुकी है, दरवाजे पर मारना बंद करो। संजय के कहने के बाद भी दरवाजे पर खटखटाना बंद नहीं हुआ और फिर संजय गुस्से में दरवाजा खोलने चला गया। वो दरवाजा खोल पाता कि उसके चेहरे पर एक जोर का घूंसा पड़ा और संजय अपनी दुकान के फर्श पर जा गिरा। संजय बेहोश पड़ा था। जैसे ही उसे होश आया, वैसे तो आप स्मार्ट हो, पर अगर गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लो प्लीज, एंड बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो अगली स्टोरी मिस कर दोगे। देखो, जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी नए एपिसोड्स आएंगे, तो अब दोस्तों को भी बुलाओ और मिलके हमें सपोर्ट करो। वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसने खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आजाद नहीं हो पाया। तभी पीछे से उसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं आने लगा। कौन हो तुम? मुझे जाने दो, वरना तुम जानते नहीं मेरी पहचान कहां तक है। मैंने कहा था ना तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मुझे पहचाना नहीं? कौन हो तुम? देखो, अगर मैं एक बार मेरे हाथ खुल गए ना, 1 मिनट, तो तुम उस लड़की के हस्बैंड हो ना, जिसने बूट्स बेचने से मना कर दिया था। उस कमीनी को तो मैं। संजय ने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि अचानक रेहान ने उसके चेहरे पर एक और घूंसा मारा। इस बार संजय की नाक टूट गई और वो चिल्ला पड़ा। खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में एक शब्द भी कहा तो जान से मार डालूंगा। रेहान ने संजय की आंखों में इस तरह देखा मानो वो उसका काल सामने खड़ा हो। बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है मिस्टर। जान से जाओगे तुम, मेरे जिगरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रेहान पास ही खड़ा स्नूकर ऐसे खेल रहा था मानो उसे संजय की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जिगरी? लेट मी गेस, संदीप खुकरी, ये वही है ना तुम्हारा जिगरी? तुम संदीप को कैसे जानते हो? तो चलो उससे बात करके पता कर लेते हैं ना। हा? रेहान ने अपने फोन पर संदीप खुकरी का नंबर डायल कर दिया। संजय बस हैरान और परेशान होकर रेहान को देखता रहा। आज कैसे कॉल किया बॉस? बोलिए, क्या हुक्म है मेरे लिए? अरे तुम्हारा एक दोस्त मिला था आज मुझे, संजय नाम है उसका। मेरी वाइफ को उठवा रहा था सड़क से, क्या करूं अब इसका? बॉस, आपकी वाइफ की तरफ नजर उठा के देखा भी है तो मैं उस हरामखोर को आपके रास्ते से हटा देता हूँ। संदीप की बात सुनकर जहाँ संजय की हालत खराब हो गई तो वही रेहान मुस्कुराने लगा। नहीं संदीप, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये संजय बस मेरा एक काम कर दे, फिर शायद मेरा बदला भी पूरा हो जाए। जैसा आप चाहो वही होगा। ये सुनकर रेहान ने फोन रख दिया और फिर संजय के पास आकर उसके मुंह पर धुआं छोड़ने लगा। बॉस? दूसरी तरफ अदिति घर पर डिनर तैयार कर चुकी थी। आज बड़े दिनों बाद उसने मन से खाना बनाया था। बैठी बैठी वो अब इंतजार कर रही थी कि उसे तभी रेहान के आने की आहट हुई। बिल्कुल टाइम पर घर आए हो, आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है। क्या हुआ? आज कुछ खास है क्या? आप आओ तो सही, यू विल नो। अदिति ने रेहान का कोट उतारकर एक तरफ रखा और रेहान डाइनिंग पर आ गया। रेहान ने देखा डाइनिंग पर बहुत सारे डिलीशियस क्विजीन्स तैयार थे। पता है, आज मुझे डीबी ग्रुप से कॉल आया था, उन्होंने मुझे रिकंसीडर करके हायर कर लिया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। अब तो हम दोनों मिलकर घर चला सकेंगे। बिल्कुल, मैंने प्रियल को कितना गलत समझा था, उसी ने मुझे रेकमेंड किया होगा। और पता है, आज पापा ने मेरी माँ के मेडिकल बिल्स भी भर दिए। सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। मेरी लाइफ में गुड लक बनकर आए हो आप, सच में। अदिति की बात रेहान के दिल को छू गई। रेहान का मन हुआ कि वो अदिति को सच्चाई बता दे, लेकिन इससे पहले कि वो अदिति को कुछ पता था, अदिति ने ही चीयर्स कर दिया और वो अपनी बात पूरी करते करते रह गया। अदिति और रेहान दोनों ने डिनर के साथ वाइन ली थी और फिर दोनों ने साथ में जमकर डांस भी किया। जब दोनों डांस करके थक गए, दोनों सोफे पर इस तरह गिर पड़े मानो दोनों काफी मेहनत करके लौट रहे हों। अदिति, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमसे शादी करने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। सच कहूँ तो मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम जेल में हो, मैं डर गई थी। अच्छा, तो अब मेरे बारे में क्या सोचती हो? ये सुनते ही अदिति रेहान की तरफ बढ़ने लगी। वो रेहान को किस करने वाली ही थी कि अचानक रेहान ने उसे रोक दिया। अदिति, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। अदिति को इस वक्त रेहान का रोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो मायूस होकर रेहान से दूर हट गई। वही रेहान को भी अदिति को इस तरह रोकना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो अदिति के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उसे सच्चाई बताना चाह रहा था। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ, मैं भी। दोनों अलग अलग वॉशरूम में गए। बड़े बड़े आईने के सामने वो खुद को निहार रहे थे। उन्हें डर था कि इतनी जल्दी दोनों को एक दूसरे से प्यार तो नहीं हो गया। अदिति तो मन ही मन ब्लश करने लगी। वहां से वो बाहर आई और अपने बिस्तर पर लेट गई। वही रेहान देर तक गर्म पानी में शावर ले रहा था। दरअसल वो मन ही मन खुद को अदिति के सामने सच्चाई बताने के लिए तैयार कर रहा था। जब वो मन बनाकर वापस आया तो सरप्राइज रह गया। अदिति सो चुकी थी। एक लट उसके चेहरे पे आकर उसे परेशान कर रही थी। रेहान ने धीरे से वो लट हटा दी। अदिति नींद में ही हल्का सा मुस्कुराती। रेहान ने उसके ऊपर बेडशीट डाल दी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज देखकर रेहान एक पल के लिए थोड़ा परेशान सा दिखा। उसने बाहर आकर मनोहर को कॉल किया। मनोहर, सब कुछ रेडी रखो, मैं अपना दांव खेलने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन प्रियल ऑफिस में गुस्से में आग बबूला थी। वो तेजी से वंश के डेस्क की तरफ आई। वंश, तुमने उस अदिति को हायर क्यों किया? मैंने स्पेसिफिकली एचआर को कहा, इसके बावजूद वो यहाँ रिपोर्टिंग क्यों कर रही है? प्रियल की टोन वंश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। प्रियल एकदम से डर गई। 1 मिनट प्रिया, पहली बात तो मैं किसी इंटर्न को हायर नहीं करता, और दूसरा, अदिति को मैंने हायर नहीं किया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अदिति को डायरेक्टली सीईओ ऑफिस से मैसेज भेजा गया था। उसने जरूर किसी बड़े पॉलिटिशियन से अपनी जुगाड़ लगवाई है।
मुझे नहीं पता तुम ये जॉब पाने के लिए किसके साथ सोई हो। ये क्या बोल रही हो तुम? अब ऐसे इनोसेंट बनने का नाटक मत करो। इस ऑफिस में कभी किसी इंटर्न को सीईओ ऑफिस से हायरिंग नहीं मिली है। क्या लेन देन किया तुम जानो। वैसे डीबी ग्रुप में पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट है। अगर मंथ एंड तक सेल नहीं होती है तो जैसे आई हो वैसे निकाल भी दी जाओगी। और हाँ, मुझे कल शाम तक ये रिपोर्ट्स तैयार मिलनी चाहिए। प्रियल ने गुस्से में एक फाइल अदिति के डेस्क पर पटक दी और वहां से चली गई। अदिति का आज डीबी ग्रुप में पहला ही दिन था। वो एक्साइटेड होकर अच्छे मूड से ऑफिस आई हुई थी, लेकिन ऑफिस आते ही प्रियल ने उसकी एक्साइटमेंट डाउन कर दी। उसने अदिति को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। अदिति हेल्पलेस होकर प्रियल की दी हुई फाइल खोलकर काम करने में बिजी हो गई। हेलो, मैं डीबी ग्रुप के सेल्स डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर गिल से हो रही है? अब मैंने आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए फोन किया है। अदिति ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सामने वाले ने फोन रख दिया। अदिति ने किसी और शख्स को कॉल किया। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर सिंह से हो रही है? हेलो हेलो मिस्टर सिंह, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो। कॉल की दूसरी तरफ शख्स अदिति की बात सुन तो रहा था, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। इस तरह अदिति ने एक के बाद एक कई कॉल्स किए, लेकिन उसे मायूसी ही हाथ लगी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो अदिति ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वंश उसके कैबिन में आ गया। हेलो मिस अदिति, आज ही डीबी ग्रुप ज्वाइन किया ना तुमने? हम तो दोस्त पहले हैं ना, काफी वक्त हो गया तुमसे मिले हुए। नाइस टू सी यू वंश। अदिति वंश के इरादों से कॉलेज से ही भली भांति परिचित थी। उसने वंश की तरफ देखे बिना ही वंश की बात का जवाब दिया था। देखो, हमारी कंपनी में एम्प्लॉय से गला काट के काम कराया जाता है। एक भी गलती हुई एंड यू आर डेड। मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सर्वाइव करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वंश, मुझे सर्वाइव करना आता है। थैंक यू फॉर योर ऑफर। वंश आदत से मजबूर था। वो अदिति के और करीब चला गया। उसने अदिति के कंधे पर हाथ रख दिया था। डियर, वीकेंड में कंपनी का एनुअल इवेंट है, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहाँ होंगे। तुम चाहो तो मैं सबसे मिलवा सकता हूँ। डोंट वरी, उस दिन प्रियल मेरे साथ इवेंट में नहीं आ रही है। क्या ख्याल है? ये कहते हुए वंश ने कॉन्फिडेंस के साथ अदिति पर चांस मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसे नहीं पता था बाहर से उसकी फियांसे प्रियल उसे अदिति से बात करते हुए देख रही थी। प्रियल गुस्से में उल्टे पांव वापस चली गई। थैंक यू वंश, लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे जाना होगा, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। ये कहते हुए अदिति अपने कैबिन से बाहर चली आई। काम खत्म करके जब अदिति घर पहुंची तो रेहान उसके इंतजार में बिल्कुल तैयार बैठा था। पहला दिन कैसा रहा? काफी स्ट्रेसफुल था। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रेहान ने इसी इरादे से पूछा मानो वो अपने एक इशारे पर अदिति के स्ट्रेसफुल डे को हैप्पी डे में बदल सकता था। हाँ, सब ठीक है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अच्छा रेहान, मुझे आपसे बात करनी थी। इस फ्राइडे को डीबी ग्रुप की एनुअल पार्टी होने वाली है। क्या आप मेरे साथ पार्टी में चलेंगे? तुम पार्टी में जाना चाह रही हो? ऑफ कोर्स रेहान, पार्टी में डीबी ग्रुप के फाउंडर डैनी बॉस भी आने वाले हैं। सोचा एक बार मिल लो उनसे। इतने सक्सेसफुल आदमी है, तुम भी मिल लेना, शायद वो तुम्हारे किसी काम आ जाए। अदिति की बात सुनकर रेहान अनजान बनने की कोशिश करने लगा। डैनी बॉस? ये क्या चीज है? अब ओह माय गॉड, आपने डैनी बॉस के बारे में नहीं सुना? कहने के लिए डीबी ग्रुप को मनोहर त्यागी चलाते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारी कंपनी के बॉस डैनी बॉस हैं। ना किसी ने उनका चेहरा देखा है और ना ही किसी को उनका कुछ पता है। सुनने में तो ये भी आया है उनका माफिया गुंडों के साथ भी उठना बैठना है। ये बॉस तो बड़ा ही डेंजर आदमी लग रहा है। ऐसे आदमियों से 100 फुट दूर ही रहना चाहिए। मुझे नहीं मिलना। अरे प्लीज, ये तो सब उड़ती उड़ती बातें हैं। ऐसे तो मैं आपको भी गलत समझती थी। सब लोग अपने पार्टनर के साथ जाएंगे, मैं अकेली जाऊं अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज चलिए ना। रेहान अदिति की मासूमियत देखकर उसे मना नहीं कर पाया। मन ही मन वो मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में कोमल डिनर के बाद ब्रश कर रही थी। संजना कुछ पेपर्स के साथ अपनी माँ के पास आई। कुछ पता चला संजना? हाँ मॉम, ट्रीटमेंट के लिए अकाउंट में पैसे पापा ने ही ट्रांसफर किए थे। ये सुनते ही कोमल गुस्से में आग बबूला हो गई। कोमल वहां से जाने लगी, लेकिन तभी संजना ने उसे रोक लिया। मुझे पता था तेरा बुढ़ा बाप मुझसे झूठ बोल रहा है। रुक, मैं अभी उसकी खटिया खड़ी करती हूँ। माँ एक मिनट रुको, पूरी बात तो सुन लो। ये देखो, अकाउंट ट्रांसफर में पापा का नाम तो है, लेकिन अकाउंट पापा का नहीं है। हाँ, तो ये भी हो सकता है ना, तेरे पापा ने किसी और के अकाउंट से ट्रांसफर करवाया हो। माँ पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से जान लिया अकाउंट किसी मनोहर त्यागी नाम के शख्स का है। मनोहर त्यागी? मतलब डीबी ग्रुप का सीईओ? हाँ माँ वही। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये कहते हुए संजना ने अपनी माँ को वो पेपर दिया जिसमें ये इन्फॉर्मेशन थी। वहीं अगले दिन प्रियल अपने कैबिन में बैठी अपने हाथों में नेल पेंट्स लगा रही थी। तभी अदिति उसके कैबिन में चली आई। अदिति, 9 बज रहे हैं, अभी ऑफिस आ रही हो? प्रियल, काम 9 बजे ही शुरू होता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 9 बजे ही आऊंगी। जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था तो मैं 8:45 पर आती थी और अपने सभी कॉलीग को कॉफी पिलाती थी। तुम्हें यहाँ पर दोस्त बनाने या नहीं? प्रियल जानबूझकर अदिति को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही थी। अदिति के पास प्रियल की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इतने सारे एफर्ट्स के बाद उसे उसकी ड्रीम जॉब मिली थी और वो किसी भी वजह से अपनी जॉब नहीं खोना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। एनीथिंग एल्स? सिर्फ मेरे लिए? हमारी सेल्स टीम में कम से कम 20 लोग होंगे, उन सब के लिए कॉफी ले आओ। मैं तुम्हें लिस्ट मैसेज कर रही हूँ, सबकी चॉइस की। प्रियल की बात सुनकर अदिति मायूस होकर उसके कैबिन से बाहर चली गई, लेकिन तभी डीबी ग्रुप में चेहरे पर टोपी लगाए कोई शख्स चोरी छिपे अंदर घुस आया। लेकिन आखिर क्यों कोई इस तरह चोरी छिपे ऑफिस के अंदर आ रहा था? डीबी ग्रुप के ऑफिस में चोरी छिपे घुसने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि अदिति की सौतेली बहन संजना थी। संजना चोरों की तरह रिसेप्शन पे चली आई।
एक्सक्यूज मी, मुझे मनोहर त्यागी जी से मिलना है। मैम क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? सॉरी, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आई एम सो सॉरी, अब बिना अपॉइंटमेंट के मिस्टर मनोहर से नहीं मिल सकती। संजना चालाकी से डीबी ग्रुप के ऑफिस में घुस तो आई थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसके मनोहर त्यागी से मिलने के प्लान पर पानी फेर दिया। तभी अचानक संजना रोने लग गई। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट एक पल के लिए अनकंफर्टेबल हो गई। एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है ना? आई एम सो सॉरी, मैं मिस्टर मनोहर त्यागी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन वो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आज अगर मैं उनसे नहीं मिली तो मैं कुछ कर बैठूंगी। अब प्लीज चुप हो जाओ। देखिए मैं आपको बिना अपॉइंटमेंट के मिस्टर त्यागी से नहीं मिलने दे सकती, लेकिन एक रास्ता है। ये कहते हुए रिसेप्शनिस्ट संजना के करीब चली आई ताकि उसकी और संजना की बात कोई और ना सुन सके। मिस्टर त्यागी का पार्किंग स्पेस 2A है, आप वहीं मिस्टर त्यागी का वेट कीजिए, हो सकता है आपकी उनसे बात हो जाए। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर संजना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने रिसेप्शनिस्ट के दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए। भगवान आपका भला करे, थैंक यू वेरी मच। ये कहते हुए संजना तुरंत रिसेप्शन से पार्किंग की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ अदिति अपने हाथों में कॉफी कप लिए भागते हुए प्रियल के केबिन में आ गई। उसने कॉफी प्रियल के टेबल पर रख दी। अदिति, ये क्या ले आई? मैंने मिस्टर त्यागी के लिए हेजलनट लैटे मंगवाई थी, तुम अमेरिकानो क्यों ले आई? प्रियल, तुमने लिस्ट में सीईओ के लिए अमेरिकानो ही लिखा हुआ था, ये देखो। आई एम सॉरी अदिति, जल्दबाजी में गलत टाइप हो गया होगा। तुम प्लीज जाकर हेजलनट लैटे ले आओ। प्रियल जानबूझकर अदिति को परेशान कर रही थी। प्रियल, मुझे काम भी शुरू करना है। अदिति, इस वक्त सीईओ की कॉफी से ज्यादा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? जल्दी कॉफी ले आओ, इसी बहाने तुम्हें सीईओ के कैबिन में जाने का मौका भी मिल जाएगा। जल्दी जाओ, सीईओ कैबिन इस फ्लोर में सबसे आखिर में है। प्रियल की बात सुनकर अदिति हताश होकर वापस जाने लगी। अदिति के जाते ही प्रियल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, मानो उसके दिमाग में कोई गहरी साजिश चल रही थी। वही अदिति कॉफी लेकर मनोहर त्यागी के कैबिन की तरफ चली गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो शॉक रह गई। रेहान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रेहान मनोहर के साथ बैठा काम कर रहा था। अचानक अदिति को अपने कैबिन में देखकर उसके जुबान पर ताला लग गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अदिति को इस वक्त क्या एक्सक्यूज दे। आप यहाँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए आए हैं? हाँ, मिस्टर त्यागी मुझे हायर नहीं करते तो मेरे साथ साथ तुम भी डिसअपॉइंट होती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, है ना मिस्टर त्यागी? मनोहर घबराया हुआ था क्योंकि उसे अब अपने बॉस का बॉस होने का नाटक करना था। मैं आपके लिए कॉफी लाई थी, अब मैनेजर प्रियल ने मुझे सेल्स टीम के लिए कॉफी लाने के लिए कहा था, सो मैं आपके लिए भी ले आई। ये कहते हुए अदिति ने मनोहर की डेस्क पर कॉफी रख दी। मनोहर ने रेहान की तरफ देखा और वो घबरा गया। मनोहर ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अपनी घबराहट खत्म करने की कोशिश की। अदिति, मैं हेजलनट नहीं पीता, क्यों ना हम ये कॉफी आपके हस्बैंड को दे दें? मनोहर की बात सुनकर अदिति एक पल के लिए घबरा गई। आई एम सो सॉरी, प्रियल ने कहा आपको सिर्फ और सिर्फ हेजलनट लाते पसंद है। अच्छा, पर मैं तो हेजलनट से डेडली एलर्जिक हूँ, प्रियल को भी पता है ये बात। मनोहर की बात सुनकर अदिति थका हुआ सा महसूस करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रियल ने उससे झूठ क्यों कहा। वहीं मनोहर और रेहान एक दूसरे की तरफ इस तरह देखा मानो दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी अचानक मनोहर की तबीयत खराब होने लगी। हेल्प हेल्प, मेरा इंजेक्शन बैग में से निकाल के दो। क्या हुआ आपको? हेल्प हेल्प, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, जल्दी, मेरा इंजेक्शन। मनोहर की बात सुनकर अदिति ने मनोहर के बैग से इंजेक्शन निकालकर उसकी टांगों में लगा दिए। अदिति का चिल्लाना सुनकर प्रियल और वंश मनोहर के कैबिन में आ गए। मनोहर की टांग में इंजेक्शन देखकर प्रियल चिल्ला उठी। ओह माय गॉड अदिति, ये तुमने क्या किया? आर यू स्टूपिड? कुछ ही देर में मनोहर सोफे पर आराम कर रहा था। प्रियल मनोहर को पानी देने के बहाने उसके करीब चली आई। अदिति, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम मिस्टर मनोहर त्यागी को मारना चाहती थी? मैं मारना नहीं चाहती थी प्रियल, तुम्ही ने मिस्टर त्यागी के लिए हेजलनट लाके लाने के लिए कहा था। मिस्टर त्यागी, लड़की झूठ बोल रही है। मैंने इसे बताया था कि आपको हेजलनट से एलर्जी है। ये कहते हुए प्रियल मनोहर को अदिति को भेजी हुई लिस्ट दिखाने लगी। व्हाट द हेल अदिति, तुम क्या करना चाह रही थी? मैं ना इसे कॉलेज टाइम से जानती हूँ, ये शुरू से ऐसी है। ये कहकर प्रियल ने एक तीर से दो शिकार कर दिए थे। तुम लोग सही कह रहे हो, हम लोगों को ईवल इंसानों को अपनी कंपनी में एक पल भी नहीं रखना चाहिए। प्रियल, यू आर फायर्ड। मनोहर की बात सुनकर प्रियल के होश उड़ गए थे। उसे समझ ही नहीं आया आखिर मनोहर उसे क्यों फायर कर रहा था। मिस्टर त्यागी, ये आप क्या कह रहे हैं? तभी अदिति ने अपने फोन पर अपनी और प्रियल के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग में प्रियल साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रही थी मनोहर को अमेरिकानो नहीं बल्कि हेजलनट पसंद थी। एक्सपोज होने के बाद प्रियल का चेहरा उतर गया। मेरा यकीन कीजिए, ये मेरी आवाज नहीं है, ये कोई और ही है। वंश प्लीज कुछ करो, कुछ तो कहो। मिस्टर त्यागी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और प्रियल, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो ईविल हो। मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। ये कहते हुए वंश ने प्रियल की बचने की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। प्रियल जोर जोर से रोने लगी, लेकिन इस वक्त उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। कोने में बैठा रेहान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। वो खुश था कि उसकी बीवी के खिलाफ साजिश रचने वाली प्रियल अब खुद ही शिकार हो गई थी। अब क्या होगा आगे? क्या अदिति को रेहान का सच पता चलेगा? क्या रेहान डीबी ग्रुप में असिस्टेंट बन के काम करेगा? क्या ट्रस्ट फंड का पैसा रेहान को मिल पाएगा? क्या अदिति की माँ ठीक हो जाएंगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। सुनते रहिए कुकू FM। मनोहर, आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सर, आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। आई नो आपके लिए अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना कितना जरूरी है। बस कुछ और दिन
उसके बाद मैं अदिति को अपने बारे में सब कुछ सच बता दूंगा। डीबी ग्रुप के पार्किंग में रेहान अपने असिस्टेंट मनोहर से बात कर रहा था। रेहान ने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी डैनी बॉस को सबसे सीक्रेट रखा हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था कि कोई सीक्रेटली नजर बनाए हुए था। कुछ दूरी पर खड़ी संजना उसकी और मनोहर की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। ये लूजर रेहान डीबी ग्रुप के सीईओ मनोहर त्यागी से हाथ क्यों मिला रहा है और कौन सी आइडेंटिटी छुपाने की बात कर रहा है? संजना ये जानने आई हुई थी कि आखिर मनोहर त्यागी ने अदिति की मां के इलाज के पैसे क्यों दिए हुए थे, लेकिन रेहान को मनोहर त्यागी के साथ देखकर उसके दिमाग में और भी सवाल खड़े हो गए। तभी संजना ने देखा रेहान अपनी महंगी चमचमाती कार में वहाँ से चला गया। संजना भी रेहान की कार के पीछे पीछे भागी। ये मैं सपना देख रही हूँ या फिर ये सच है? ऐसी लग्जरी कार में रेहान को देख संजना ने अपना सिर पकड़ लिया था। ठीक उसी वक्त प्रियल उसके सामने से रोते हुए अपना सामान समेटकर अपनी कार की तरफ जा रही थी। उसके हाथ से सामान गिर गया और उसने अपने ही सामान को गुस्से में लात मार दी। अदिति यू बिच, आज तेरी वजह से मेरी जॉब चली गई, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। प्रियल अपनी कार के सहारे बैठकर रोने लग गई। तभी संजना उसके करीब आई और उसने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या तुम अदिति कपूर की बात कर रही हो? जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। मैं उससे बदला लेने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो मेरी हेल्प करोगी, लेकिन कैसे? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये सुनते ही प्रियल असमंजस में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर संजना क्यों उससे दोस्ती की बात कर रही थी। वहाँ से घर आकर संजना ने जैसे ही अपनी माँ कोमल को रेहान और मनोहर त्यागी की मुलाकात के बारे में बताया, वो भी एक पल के लिए हैरान रह गई। संजना, भले इस मनोहर त्यागी ने अदिति की माँ के इलाज के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें रेहान का जरूर कोई ना कोई हाथ है। चिंता मत करो माँ, रेहान का मनोहर त्यागी और डीबी ग्रुप से क्या लेना देना है सब हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। उधर अगली सुबह अदिति रेहान के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। सर रेहान, आपने अपनी जॉब के बारे में कुछ सोचा? आप क्या मैं आपकी जॉब के लिए त्यागी सर से बात करूं? ये सुनते ही रेहान के गले में निवाला अटक गया। नो अदिति, बिल्कुल भी नहीं। कल ही मैंने इंटरव्यू दिया है एंड आई डोंट थिंक तुम्हारा मिस्टर त्यागी से मेरे लिए बात करना सही ऑप्शन है। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल लगेगा। आई नो रेहान, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब डिजर्व करते हैं। यू आर एज टैलेंटेड एज एनीवन एल्स। एक तरफ अदिति की मासूमियत पर रेहान को हंसी आ रही थी, तो दूसरी तरफ उसे अदिति पर प्यार आ रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया उसे नाकारा समझती थी, लेकिन अदिति को उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। थैंक यू, बट तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। ये रेफरेंस से जॉब लेना अच्छा नहीं लगता। रेहान की बात सुनकर अदिति ब्रेकफास्ट टेबल से उठ खड़ी हुई और उसने रेहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं निकलती हूँ। टेक केयर, ऑफिस के लिए देर हो रही है। रेहान ने भी अदिति के फूल जैसे मुलायम हाथों के स्पर्श को महसूस किया और बोला, यू ऑल्सो टेक केयर। और तभी रेहान का फोन बजा। रेहान ने अदिति के घर से बाहर जाने का इंतजार किया और फिर फोन उठाते हुए बोला, हेलो, आई होप मेरा काम हो गया होगा। यस, जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया है। अब हम दोनों का हिसाब बराबर। कॉल की दूसरी तरफ संजय था और उसके सामने सूट बूट पहने हुए दो लोग थे, जिन्हें संजय ने हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था। कुछ ही देर में रेहान उन हॉस्टेजेस मिश्रा और खत्री के सामने खड़ा था। रेहान को सामने देखकर दोनों एक पल के लिए घबरा गए। मिस्टर रेहान, क्या हम जान सकते हैं हमें यहाँ इस तरह कैद क्यों किया गया है? अरे आपने तो कहा था कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। आपने मुझे अपने डीबी ग्रुप के शेयर बेचने से मना कर दिया था, तो अब मुझे उंगली तो टेढ़ी करनी ही थी। ओह, तो आप गुंडाई करने पर उतर आए। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, मैं अपने शेयर नहीं बेचूंगा। मैं नहीं डरता आपसे। डरना पड़ेगा मिश्रा जी, क्योंकि आपकी बीवी को मैं कुछ फोटोग्राफ्स भेजने वाला हूँ और मैं उन्हें यह भी बताने वाला हूँ, इन तस्वीरों में जिस औरत के साथ आप फुर्सत वाले पल जो बिता रहे हैं, आप उसे मारने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। ये कहते हुए रेहान ने मिश्रा की तरफ कुछ फोटोग्राफ्स बढ़ा दी, जिसमें मिश्रा एक औरत के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में था। फोटोग्राफ देखकर मिश्रा के होश उड़ गए और वो रोने लग गया। प्लीज ऐसा मत करो। तो साइन कर दो पेपर पर और शेयर बेच डालो। चॉइस इज योर्स। ये कहते हुए रेहान ने मिश्रा की तरफ कुछ पेपर्स बढ़ा दिए और मिश्रा ने रोते रोते पेपर्स पर साइन कर दिए। खत्री भी चुपचाप बिना कुछ बोले साइन करने लगा। उसे अंदाजा लग गया था कि रेहान को उसके भी काले चिट्ठों की खबर होगी। एक बात बताओ, लेकिन आखिर तुम इतने शेयर खरीद कर करना क्या चाहते हो? रेहान ने खत्री की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस मुस्कुरा दिया। देर रात अदिति डिनर के बाद ऑफिस का काम कर रही थी। तभी अदिति के कमरे के गेट पर नॉक हुआ और रेहान अंदर आ गया। नींद नहीं आ रही थी मुझे, तुम शायद काम कर रही हो। इट्स ओके, आ जाओ, हम बात कर सकते हैं। अदिति की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अदिति के करीब बैठते हुए कहा, सो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? सच कहूँ तो ऑसम, काम में मजा आ रहा है। कल के लिए प्रेजेंटेशन बना रही हूँ। नाइस, मैं कुछ हेल्प करूँ तुम्हारी? तुम और प्रेजेंटेशन, चलो जाने दो। क्यों, मैं प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता? अदिति ने तुरंत रियलाइज किया कि वो इनडायरेक्टली उसकी इंसल्ट कर रही है। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन, आपको मेरे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है ना? अच्छा, मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब था। बाकी दुनिया की तरह तुम्हें भी लगता है ना कि तुम्हारा हस्बैंड नकारा और नालायक है? रेहान, आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। रेहान ने कुछ नहीं कहा।
वो बस अदिति के चेहरे को घूरने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चेहरा देखो अपना। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। वहीं अदिति का चेहरा उतर चुका था। उसने गुस्से में रेहान की तरफ पिलो फेंक दिया। आप भी ना, मैं तो एक बार के लिए डर ही गई थी। रेहान अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने भी अदिति की तरफ पिलो फेंक दिया, लेकिन पिलो की वजह से अदिति बेड की दूसरी तरफ झुक गई और वो बेड से नीचे गिरने लगी। लेकिन वक्त रहते रेहान ने अदिति का हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसे छूते ही रेहान के पूरे शरीर में ऊपर से नीचे सिरहन दौड़ने लगी। वहीं अदिति भी रेहान की सांसें महसूस कर सकती थी। अगले ही पल अदिति ने हल्का सा खांस दिया और रेहान उससे अलग हो गया। एक पल के लिए दोनों के बीच अनकंफर्टेबल कर देने वाली खामोशी छा गई और फिर रेहान बेड से उठ गया। अब मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाता हूँ, शायद तुम देर रात तक काम करने वाली हो। ये कहते हुए रेहान बाहर चला गया। अदिति के चेहरे पर ना जाने क्यों मुस्कान आ गई और उसने शर्माते हुए अपना चेहरा ढक लिया। अगले दिन वंश कार से ऑफिस आ रहा था। तभी उसने रियलाइज किया प्रियल की कार उसके ठीक बराबर में चल रही थी। प्रियल वंश को देखकर मुस्कुरा दी और उसने इशारे से ही वंश को रोकने के लिए कहा, लेकिन वंश ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और आगे निकल गया। प्रियल ने भी गुस्से में वंश की कार को ओवरटेक किया और अपनी कार बीच सड़क पर रोक दी और वंश भी अपनी कार रोकने के लिए मजबूर हो गया। वंश, तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। तुमसे कह दिया ना, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, फिर क्यों तुम मेरा पीछा कर रही हो? शट अप वंश, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरी बात सुनो। अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। प्रियल का एटीट्यूड देखकर एक पल के लिए वंश हैरान हो गया। साफ साफ बताओ, अदिति के हस्बैंड रेहान का डीबी ग्रुप से और तुम्हारे बॉस से क्या लेना देना है? एक बात और, उस चुड़ैल अदिति के करीब जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। याद रखना वो तुमसे दूर होगी और तुम मेरे पास। प्रियल की बात सुनकर वंश मुस्कुराने लगा और उसने कहा, अच्छा, अगर ऐसा नहीं किया तो? वंश की बात सुनकर प्रियल भी मुस्कुराने लगी और फिर उसने वंश को अपने फोन में कुछ फोटोज दिखाई। फोटोज देखकर एक पल के लिए वंश के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियल के फोन में उसकी और प्रियल की न्यूड फोटोग्राफ्स थी। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं ये फोटोज लीक कर दूंगी और उल्टा तुम्हारे खिलाफ पुलिस पे कंप्लेंट कर दूंगी। फिर सड़ते रहना जेल में। ये फोटोज ना सिर्फ ट्रेलर है, ऐसा बहुत कुछ है मेरे पास जाने मन। प्रियल ने आगे बढ़ के वंश की शर्ट का एक बटन खोल के उसके अंदर हाथ डाल दिया था। वो उसके एकदम करीब आई और उसे गर्दन पे एक लव बाइट दी थी। इससे पहले कि वंश कंट्रोल खो देता, वंश ने उसे दूर करते हुए कहा, अरे प्रियल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मिलेगा तुम्हें अदिति के हस्बैंड के बारे में जानकर? हाँ, जरूरी नहीं है तुम्हारी एक बात जानूं, अभी सिर्फ इस सेक्सी प्रियल की बात मानो। अपनी अदाओं के साथ इतराते हुए प्रियल अपनी कार की चाबी हाथ में गोल घुमाते हुए अपनी कार की तरफ चली गई। वहीं अदिति ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। तभी वंश वहां आया और अदिति को सामने देखकर उसके दिमाग में प्रियल की बातें फिर से तरोताजा हो गईं। पहला प्रेजेंटेशन, नर्वस हो? वंश सही कह रहा था। अदिति के चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी। पहले प्रेजेंटेशन में तो हर कोई थोड़ा बहुत घबराता है। व्हाट्स द बिग डील? I just like your confidence, huh? कुछ देर बाद सभी क्लाइंट्स कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गए और मीटिंग शुरू हो गई। जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू हुई, सामने स्क्रीन को देखकर सब के सब एक पल के लिए शॉक रह गए। स्क्रीन पर कार्टून्स चल रहे थे। क्लाइंट से बात करते हुए अदिति को रियलाइज ही नहीं हुआ था कि कब वंश ने उसके पेन ड्राइव बदल दी थी। अदिति ने प्रेजेंटेशन आगे करने की कोशिश की, लेकिन आगे भी स्लाइड में कार्टून्स थे। अदिति को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसके चेहरे का रंग उतर गया। मिस्टर त्यागी, ये क्या मजाक बना के रखा है? अगर हमें यहाँ मीटिंग में बुलाकर कार्टून ही दिखाने थे तो हम अपने बच्चों को भी साथ ले आते। कैसे नौसिखियों को हायर किया यार? कार्टून्स देखकर एक पल के लिए मनोहर भी हैरान हो गया। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रेजेंटेशन में अदिति कार्टून बनाकर लाई हुई थी। वहीं पास के ही रूम में बैठा रेहान टीवी पर कॉन्फ्रेंस रूम की एक्टिविटी को देख रहा था। रेहान जानता था कि किसी ने अदिति के पेन ड्राइव के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि कल खुद उसने अदिति के साथ मिलकर प्रेजेंटेशन तैयार की थी। अदिति की रोती सूरत देखकर उसने तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में कॉल किया। मनोहर, फोन का स्पीकर ऑन करो। मनोहर ने तुरंत स्पीकर ऑन कर दिया। सॉरी गाइस, आगे मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। रेहान के कॉल से अदिति ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका हस्बैंड रेहान ही उसकी मदद कर रहा था। अदिति जानती थी कि अगर फोन कॉल नहीं आया होता तो उसकी सबके सामने और ज्यादा वजीहत हो जाने वाली थी। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुई, सबने कॉफी पी और रिलैक्स करने लगे। लेकिन मिस्टर इंडिया, आपने बताया नहीं कि आप है कौन? आप प्रेजेंटेशन देने हम सब लोगों के सामने क्यों नहीं आए? रेहान ने क्लाइंट की बात का जवाब दिए बिना ही फोन रख दिया। ये देखकर पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल होने लगी और सब एक दूसरे को देखने लगे। मनोहर ने सबको शांत करते हुए कहा, क्वाइट गाइस, अभी अभी आपने जिनकी आवाज सुनी वो और कोई नहीं बल्कि हमारे डैनी बॉस हैं। अदिति ऑफिस के बाद पैदल पैदल घर वापस आ रही थी। तभी पीछे से आती कार में बैठी किसी शख्स ने अदिति का हाथ झटके से खींच दिया। जैसे ही अदिति पीछे मुड़ी, वो हैरान रह गई। कार में और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन संजना और सौतेली माँ कोमल थे। लगता है इसके लूजर हस्बैंड के पास कार नहीं है। क्या करे, बेचारी की किस्मत ही खराब है। मेरे पति के बारे में अनाप शनाप कहना बंद करो। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये कहते हुए अदिति गुस्से में आगे निकल गई। संजना कार में एक्सेलरेटर देकर अदिति के साथ साथ चलने लगी। ज्यादा बन मत ओके? बोल, रेहान का तेरे बॉस मनोहर से क्या रिश्ता है? ऐसा कौन सा सीक्रेट छिपाता फिर रहा है वो? संजना की बात सुनकर अदिति एक पल के लिए हैरान रह गई और उसने मन ही मन कहा, भला रेहान का त्यागी सर के साथ क्या रिश्ता हो सकता है?
समझ नहीं आ रहा ये दोनों माँ बेटी मेरी और रेहान की लाइफ में क्यों इंटरेस्टेड हैं। आप दोनों के पास हमारा पीछा करने के लिए टाइम होगा, लेकिन मेरे पास आप लोगों को एंटरटेन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। ये कहते हुए अदिति तेजी से आगे निकल गई। तुझे पता भी है तेरी माँ के इलाज के लिए पैसे डैड ने नहीं बल्कि तेरे बॉस ने दिए थे। ये सुनते ही अदिति को एक पल के लिए झटका लगा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है, किसी से अच्छा सा इलाज क्यों नहीं कराती। सच छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा अदिति। बता तूने कौन से गुल खिलाए हैं तेरे बॉस के साथ कि इतनी जल्दी तुझे इतना पैसा दे दिया। संजुला का भद्दा कमेंट सुनकर अदिति गुस्से से पागल हो गई। अगर संजुला की बात सच थी तो इस बात का जवाब इस वक्त उसके पास भी नहीं था। और तभी अचानक पीछे से एक लग्जरी कार आकर रुकी। कार के अंदर बैठे रेहान ने कहा, क्या हुआ, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? अदिति अपनी माँ के इलाज वाली बात को लेकर पहले से ही हैरान परेशान थी और रेहान को महंगी कार में देखकर अदिति और ज्यादा परेशान हो गई। नहीं रेहान, कोई परेशान नहीं कर रहा। आप यहाँ? गेट इन, बताता हूँ। अदिति असमंजस में कार में बैठ गई। वहीं संजना और कोमल रेहान को देखकर एक पल के लिए घबरा गए। माँ, मैंने कहा था ना, ये लूजर किसी की महंगी कार में घूम रहा है। ये रेहान कुछ तो छिपा रहा है। रेहान, आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये किसकी कार है? कार में बैठी अदिति की बात सुनकर रेहान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। यू नो ना, मेरे पास जॉब नहीं है तो अपनी कार कैसे होगी? दोस्त की है, मांग ली थी, सोचा तुम्हें आज लॉन्ग ड्राइव करा दूं। हो, ये बात है। ये संजना भी ना, उसने आपको कार में देखा होगा और उसे लगा कार आपकी है। पता नहीं और भी क्या क्या बकवास कर रही थी। ये कह रही थी माँ के इलाज के लिए मेरे डीबी ग्रुप के बॉस से पैसे दिए हैं। ये सुनते ही रेहान एक पल के लिए घबरा गया। उसने मन ही मन कहा, आखिर इस संजना को कैसे पता लगा ये सब? ये मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर देगी। तुम्हारी बहन तो कुछ भी बकवास करती रहती है। उन दोनों से जितना दूर रहो उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। इन लोगों ने तुम्हें शादी के नाम पर भी धोखा दिया है। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। पता नहीं आज कैसे मेरा क्लाइंट मीटिंग का प्रेजेंटेशन खराब हो गया और गेस व्हाट, मुझे किसने बचाया? खुद डैनी बॉस ने। ये कहते हुए अदिति के चेहरे पर एक्साइटमेंट और खुशी साफ झलक रही थी। वही खुशी रेहान के चेहरे पर भी थी। वाओ, अभी डीबी ग्रुप ज्वाइन किए तुम्हें कुछ ही दिन हो रहे हैं और तुम्हारे ये मिस्टीरियस बॉस तुम्हें जानने भी लगे हैं। अदिति ने इतराते हुए कहा, वो तो है, बस अब एक बार आपकी जॉब लग जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। अगले दिन अदिति, वंश और अपने बाकी कलीग के साथ मीटिंग रूम में बैठी हुई थी। मनोहर त्यागी मीटिंग को लीड कर रहा था। गाइस, हम लोग बहुत ही अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। आप सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अदिति, तुम नहीं हो, तुम्हें खास ध्यान रखना है। हमें अब छोटे छोटे बिजनेसेस को डीबी ग्रुप में मर्ज करना है और डैनी बॉस पर्सनली चाहते हैं कि ये काम अदिति लीड करे। लेकिन सर, मार्केटिंग और बिजनेस फंक्शन तो मैं लीड करता हूँ। तुम भी कंपनी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो, लेकिन यू नो डैनी बॉस ने कुछ सोच समझकर ये डिसीजन लिया होगा। लेट अदिति हैंडल दिस टाइम। थैंक यू त्यागी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करूं। ये कहते हुए अदिति के चेहरे पर मुस्कान थी और वंश के चेहरे पर गुस्सा। अदिति, तुम मुझे लांघ कर मुझसे आगे जाने की सोच तो रही हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वंश गुस्से में मीटिंग रूम छोड़कर चला गया। वहीं अदिति नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने से बहुत खुश थी और वो जी जान लगाकर छोटे बिजनेसेस की सर्च में लग गई। लेकिन तभी वंश अदिति के केबिन में आया और उसने कहा, अदिति, इफ यू नीड समथिंग लेट मी नो। थैंक यू वंश। कम ऑन अदिति, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ? सी, जब से प्रियल मेरी लाइफ से गई है, आई एम अ चेंज्ड मैन। गुड फॉर यू वंश। वैसे भी मैंने तुम्हें बताया मैं मैरिड हूँ। ऑफ कोर्स अदिति, बस मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। इनफैक्ट मेरे पास कुछ क्लाइंट्स का डेटा है, तुम चाहो तो यूज कर सकती हो। अदिति को इस वक्त क्लाइंट्स की जरूरत थी और उसने कहा, आर यू श्योर? ऑफ कोर्स अदिति, हमें टीम बनाकर काम करना है। आफ्टर ऑल हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें मेरे केबिन से मेरा लैपटॉप लाना होगा प्लीज। अदिति वंश पर भरोसा करके उसके केबिन से लैपटॉप लेने चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि वो वंश पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रही थी। कुछ ही देर में अदिति ऑफिस के बाकी सीनियर्स के साथ मनोहर त्यागी के ऑफिस में थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सर, आई थिंक अदिति को इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सही डिसीजन नहीं था। वंश ने अपनी बात खत्म की ही थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बोल पड़ा। सर, भला क्लाइंट्स को धमकी भरे ईमेल भेजकर कौन डील फाइनल करता है? वो तो अच्छा हुआ कि खबर मीडिया में नहीं आई, वरना डीबी ग्रुप को बहुत नुकसान होता। अदिति इतना इमैच्योर कैसे हो सकती है? त्यागी सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने क्लाइंट्स को ईमेल नहीं भेजे हैं। अदिति, तुम्हारे ही अकाउंट से क्लाइंट्स को ईमेल गए हैं, जबकि मैंने खुद तुम्हें अपनी क्लाइंट्स लिस्ट देकर तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की थी। फिर इन धमकी भरे ईमेल्स का क्या मतलब है अदिति? आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? वंश की बात सुनकर अदिति की आंख से आंसू आने को थे और उसने कहा, सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद क्लाइंट से डील फाइनल की थी। डील फाइनल होने के बाद मैं क्लाइंट्स को धमकी भरे ईमेल क्यों भेजूंगी? अदिति, अगर आप ये कह रही हैं कि ईमेल आपने नहीं भेजे हैं, तो वी विल इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। यू प्लीज टेक रेस्ट। अदिति मायूस होकर मनोहर के केबिन से बाहर आ गई। अदिति का मुरझाया चेहरा देखकर वंश के चेहरे पर मुस्कान थी। अदिति को अब तक भी समझ नहीं आया था कि वंश ने उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसके अकाउंट से क्लाइंट्स को धमकी भरे ईमेल किए थे। ऑफिस से निकलते ही अदिति ने अपनी दोस्त दिया को कॉल किया और उसे सनशाइन रेस्टोरेंट में बुला लिया। अदिति ऑफिस में हुए इंसिडेंट के बाद से ही परेशान थी, इसलिए उसने दिया के आने के पहले ही ड्रिंक ले ली। क्या हुआ अदिति, सब ठीक तो है ना? जब भी मेरी लाइफ में कुछ ठीक होने लगता है, कोई ना कोई कांड जरूर हो जाता है। अब बताएगी भी कि हुआ क्या है? मिस्टर हैंडसम सिंघानिया से कोई झगड़ा हुआ? ना यार, रेहान इज वेरी क्यूट,
ऑफिस में कांड हो गया। और फिर अदिति ने दिया को पूरी बात बता दी। अदिति की बात सुनकर दिया ने एक लंबी गहरी सांस ली और ड्रिंक का ग्लास गटक लिया। कांड तो हुआ है दीदी, और बहुत ही गंदा हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर तूने नहीं भेजा तो फिर किसने? क्यों लोग मुझसे बेवजह की दुश्मनी निकालना शुरू कर देते हैं? तभी दिया को कुछ क्लिक किया और उसने कहा, बेवजह नहीं है दीदी, वजह है। तूने बताया ना, जब तू वंश का लैपटॉप लेने गई थी उस वक्त वो तेरे लैपटॉप के साथ अकेला था। अदिति सोच, तुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल के किसका फायदा होने वाला था? ये सुनते ही अदिति का सर चकरा गया और उसने गुस्से में कहा, ओह माय गॉड, मैंने उस वंश पर भरोसा कर लिया। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। बेवकूफ नहीं अदिति, तू भोली है और सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। चीयर्स। दिया ने अदिति के साथ चीयर्स किया। वही अदिति भी वंश के बारे में सोचकर खुद को कोस रही थी। वही कोई था जो अदिति और दिया के पास बैठकर दोनों की सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद अदिति और दिया दोनों को हैंगओवर हो चुका था और वो शख्स अदिति और दिया को कार में अपने साथ ले गया। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रेहान था। उसने दिया को उसके घर ड्रॉप कर दिया और अदिति को अपने साथ घर लाकर बेड पर सुला दिया। रेहान बेड पर लेटी अदिति का मासूम चेहरा देखकर मुस्कुराने लगा। अदिति ने हैंगओवर में रेहान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ऐसे दूर ही मुस्कुराओगे या पास भी आओगे माय क्यूट हबी? रेहान अदिति के सीने से जा लगा। आज पहली बार वो अदिति के इतने करीब था और वो अदिति के सीने में चल रही सांसों को बहुत करीब से महसूस कर सकता था। वहीं अपने सीने पर रेहान के होठों का स्पर्श पाकर अदिति भी मदहोश होने लगी थी। दोनों ही इस पल को जारी रखना चाहते थे, लेकिन रेहान अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करना चाहता था। अदिति को चादर उठाकर वो जाने लगा, लेकिन तभी अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज डोंट गो। रेहान अदिति के करीब आकर बैठ गया और अदिति का हाथ पकड़े पकड़े उसे भी वही नींद आ गई। अगली सुबह जैसे ही अदिति की नींद खुली, अपने बेड पर रेहान को देखकर वो एक पल के लिए अनकंफर्टेबल हो गई। उसने झटके से रेहान को जगा दिया। आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही रेहान मुस्कुरा दिया और रेहान की मुस्कान देखकर अदिति घबरा गई। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? प्लीज बताइए। ओह गॉड, कल तो मैं बाहर में गई थी और मुझे ये भी कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आई। काम डाउन अदिति, कल तुमने और तुम्हारी फ्रेंड दिया ने काफी ड्रिंक कर ली थी। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए वही पास में बैठा हुआ था और तुम्हें घर ले आया। अदिति को अभी भी रेहान की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था और उसका चेहरा उतरा हुआ था। एंड डोंट वरी अदिति, कल रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। रेहान की बात सुनकर अदिति को उस पर भरोसा होने लगा। रेहान के साथ रहते रहते वो ये बात जान चुकी थी कि वो कभी उसका गलत फायदा नहीं उठाएगा। अदिति ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है, बस हैंगओवर की वजह से मुझे याद नहीं कल क्या हुआ था। कल रात तुम मुझे क्यूट हबी कह रही थी। ये सुनते ही अदिति शर्मा गई और वो मुस्कुराते हुए तेजी से वॉशरूम की तरफ चली गई। तैयार होने के बाद अदिति रेहान के साथ ब्रेकफास्ट करने आ गई। मैंने तुम्हें कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा, सब ठीक तो है ना? और फिर अदिति ने रेहान को भी ऑफिस में हुई सिचुएशन के बारे में बता दिया। हालांकि रेहान पहले से ही जानता था कि अदिति के साथ कल ऑफिस में क्या हुआ था। जो हो गया उसे भूल जाओ। इस सिचुएशन से कैसे निकलना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। अदिति के ऑफिस जाते ही रेहान ने मनोहर को कॉल करके कहा, हाँ मनोहर, वंश ने ही उसके लैपटॉप से क्लाइंट्स को धमकी भरे ईमेल्स किए थे। हाँ सर, इस वंश को भी प्रियल के साथ साथ कंपनी से निकाल देना चाहिए था। नहीं, एक काम करो, इस वंश पर नजर रखो। उसका नेटवर्क हमें अदिति के हाथ करवाना है पहले, फिर बस यही मौके की तलाश करनी है। वही अदिति आज ऑफिस आई तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो सीधे मनोहर के ऑफिस में चली आई। उसने देखा ऑफिस में वंश भी बैठा हुआ है। वंश ने अदिति को मुस्कुराकर ग्रीट किया, लेकिन अदिति ने उसे इग्नोर कर दिया। अब त्यागी सर, मैंने क्लाइंट्स के साथ चल रही सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर लिया है। सिचुएशन सॉर्ट आउट कर ली मतलब? वंश, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता मेरे वेल विशर भी हैं जो मुझ पर कभी भी आंच आने नहीं देंगे। ये सुनकर जहाँ एक तरफ वंश घबरा गया तो वहीं दूसरी तरफ मनोहर जानता था अदिति अपने किस वेल विशर की बात कर रही थी। गुड अदिति, मैं भी यही चाहता था। वैसे क्या बात की तुमने क्लाइंट से? अब सर, मैंने सच बता दिया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था और मैंने इसके लिए उन सबसे माफी मांग ली और फिर उनके साथ डील फिर से नेगोशिएट की। नाउ द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। ये सुनते ही वंश अंदर ही अंदर जल उठा। कितनी मेहनत की थी मैंने इस अदिति से प्रोजेक्ट हथियाने की, लेकिन पूरा प्लान चौपट हो गया। आखिर कौन मदद कर रहा है इसकी? सो अदिति, तुमने बेसिकली झूठ बोला। वंश, तुम्हें कैसे पता मेरा अकाउंट हैक नहीं हुआ था? अगर तुम्हें सच्चाई पता है तो तुम ही बता दो, क्लाइंट्स को गलत ईमेल कैसे गए? ये सुनते ही वंश का चेहरा पीला पड़ गया। अदिति, मुझे कैसे पता होगा, बट आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। वंश के बदले बदले सुर देखकर अदिति का वंश पर शक और गहराने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई जब उसे संजना का कॉल आया। कितनी केयरलेस बेटी है तू। यहाँ तेरी माँ अस्पताल में दम तोड़ रही है और तू ऑफिस में आराम से बैठी चेयर तोड़ रही है। अदिति घबराते हुए, तुम हॉस्पिटल में माँ के पास क्या कर रही हो? संजना मुस्कुराते हुए, मैं क्या कर रही हूँ ये सवाल बाद में कर लेना, जल्दी आजा। तेरी माँ किसी भी वक्त फ्लाइट पकड़कर सीधे भगवान के पास जाने वाली है। कुटिल मुस्कान के साथ संजना ने फोन रख दिया। अदिति के हाथ पांव कांपने लगे और वो तेजी से ऑफिस से बाहर आकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ी।
वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तेजी से भाग रही थी। जैसे ही वो अपनी माँ के वार्ड के अंदर आई, अंदर का नजारा देखकर वो शॉक्ड रह गई। उसकी माँ गीता हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई थी और सामने संजना थी। अपनी माँ को ठीक देखकर अदिति ने राहत की सांस ली। अदिति गुस्से में, संजना, तू यहाँ क्या कर रही है? शर्म नहीं आती माँ के बारे में झूठ बोलकर? अदिति की बात सुनकर संजना मुस्कुरा रही थी और इससे पहले कि संजना कुछ कहती, गीता ने कहा, अदिति, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। अरे आंटी, बताती कैसे? सिंघानिया खानदान के सबसे लूजर, नाकारा और आवारा लड़के से शादी की है। अदिति, बताओ ना अपनी माँ को, कौन है तुम्हारा हस्बैंड? संजना को लगा था भले ही अदिति उसे रेहान का सच नहीं बता रही थी, लेकिन अपनी माँ के सामने रेहान का सच जरूर बताएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि रेहान का सच खुद अदिति को भी नहीं पता था। अदिति गुस्से में, शट अप संजना, अपनी बकवास बंद करो। और माँ, मैं आपको सब बताने वाली थी, लेकिन अगर मैं बता देती तो शायद आप कभी ट्रीटमेंट के लिए राजी नहीं होती। माँ, ये संजना रेहान से शादी नहीं करना चाहती थी और रेहान से शादी करने के बदले इसने मुझे आपके ट्रीटमेंट के लिए पैसे ऑफर किए थे। मैंने बस आपकी जान बचाने के लिए रेहान से शादी कर ली। लेकिन माँ, रेहान बहुत अच्छा लड़का है। ये देखकर संजना तालियां बजाने लगी। वाह दीदी वाह, एक और झूठ, वो भी अपनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी इसे लाइक करें और आने वाले एपिसोड सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस खूबसूरत सी कहानी का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। के लिए सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।